सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसका जनर है हिस्टोरिकल रोमांस, एडवेंचर एंड फैंटेसी। सो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है। एक सिल्वर बालों वाली खूबसूरत लड़की सोच रही होती है, वो विजन जिसे मैं बार बार देखकर थक चुकी हूँ। यही वो भविष्य है जो मैंने खुद के लिए देखा है। यह है मौत। लोग उससे कह रहे होते हैं, योर होलीनेस, आप गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अपने खून से हमें इन दुखों से बचा लीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए प्लीज। गॉड की मूर्ति बोलती है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा माय डियर वाइफ। तभी वो होश में आती है। एक कपल उसके सामने बैठे होते हैं और उनके पीछे दूसरे लोग भी लाइन में लगे होते हैं। ये लड़की लोगों को छूकर उनकी तकदीर या कहूँ भाग्य देख सकती है। वो बताती है, लोगों को भरोसा है कि मुझे गॉड की ब्लेसिंग मिली है, इसीलिए मैं गॉड की पत्नी के नाम से भी जानी जाती हूँ। मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जितना कि ये पुजारी इजाजत देते हैं। मेरी जिंदगी कर्ज की तरह है। वो उन कपल से कहती है, तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। वो लोग इमोशनल होकर बोलते हैं, आपका शुक्रिया योर होलीनेस। आखिरकार अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। लड़की अपना चेहरा पलट कर बोलती है, ये सब हमारे गॉड ओलैक की दया और कृपा है, इसके लिए तुम्हें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। वो सोचती है, हाँ, तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन अब से 9 महीने बाद वो तुम्हारे गर्भ में ही चल बसेगा। मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एक पुजारी वहां आकर उससे कहता है, योर होलीनेस, पुजारी होने के तौर पर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सब पर नजर रखूं। आपकी भविष्यवाणी का खास तोहफा दुनिया के दाग से मैला ना हो, ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम बाकी लोगों को देख लेंगे, शायद अब आपको घर लौट जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है, अगर ये सही रहे तो मैं बाहर टहलना चाहती हूँ। वो पुजारी, जो कि इस लड़की का डैड होता है, वो बोलता है, आप अपने कपड़े नहीं बदलेंगी। और तभी वो बोलती है, हाँ, और मैं बाहर के लोगों से मेल जोल ना बढ़ाऊं, है ना? आप यही कहना चाहते हैं। मुझे ये पहले से ही पता है। पुजारी उसे 30 मिनट का टाइम देता है। वो बाहर जाने लगती है। पुजारी वहां खड़े एक लड़के से बोलता है, तुम जाकर उनका पीछा करो और उन पर ध्यान से नजर रखना। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि हर साल गॉड के जन्मदिन पर सभी शहर वाले यहाँ आकर जश्न मनाते हैं। ये लड़की उन सभी का फ्यूचर देख सकती है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही बता सकती है जितना कि पुजारी उसे बताने को कहे। लोग उस जगह पर फूल छोड़कर जाते हैं जहाँ पर उसे सेक्रीफाइस किया जाएगा। वो सोचती है, काश ये बेहतर होता अगर मेरे पास ये शक्ति ना होती। बाहर आते समय उसके हाथ का ग्लव गिर जाता है। बच्चे पीछे से आवाज देते हैं, आपने अपना ग्लव गिरा दिया। वो उन बच्चों को थैंक यू बोलती है। बच्चे बोलते हैं, अरे आप तो प्रॉफिट है जो फ्यूचर देख सकती हैं, है ना? वाओ, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप वाकई किसी का भविष्य देख सकती हैं? तो भले ही गॉड के बर्थडे के दिन सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में मंदिर के अंदर सिर्फ काबिल और ढंग के लोगों को ही आने की इजाजत मिलती है। उनमें से एक बच्चा बोलता है, ये फ्यूचर नहीं देख सकती। क्या तुम सच में इन पर यकीन करते हो? भला एक इंसान किसी का भविष्य कैसे जान सकता है? दूसरा बच्चा उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये बुरी बात है, तुम इनसे माफी मांगो। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात से मुझे किसी की याद आ गई। पिछले साल जश्न में एक आदमी ने मुझसे ठीक यही बात कही थी और उसके हाव भाव भी एकदम तुम्हारे जैसे ही थे। वो मन में बोलती है, वो घमंडी सर थियो फिरग्रेट थे। तभी पीछे से वहाँ वही लड़का थियो फिरग्रेट आकर बोलता है, नियोमी बेलोन, तो तुम यहाँ छिपी हो, चुड़ैल कहीं की, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो यहाँ पर हमें हमारे मेन फीमेल लीड और मेन मेल लीड थियो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं। थियो अपने भाई से कहता है, तुम तो हमारी परदादी से मिलने जाना चाहते थे ना, तो फिर हम यहाँ मंदिर क्यों आए हैं? उसका भाई बोलता है, बड़े लोग चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इन चीजों को यहाँ पेश करो। थियो बोलता है, वाकई मेरे जैसा वल्गर, पैसों का भूखा बदमाश ये सब करे? वो सोचता है, वो कमीने बुड्ढे, अगर उनके पास इतना ही पैसा है तो उन्हें इसका इस्तेमाल हमारी चुराई हुई विरासत को वापस लाने के लिए करना चाहिए। वो बोलता है, क्या यहाँ के लोगों की दिमागी सेहत सही नहीं? वो अंधविश्वास पर अपना पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं? और हमारे चढ़ावे से यहाँ के पुजारी मोटे होते चले जा रहे हैं। तभी उसका भाई बोलता है, ध्यान रहे कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, हमारी परदादी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। तो यह हमारे गॉड ओलैक की कृपा है जो आज हम दोनों यहाँ पर हैं। यहाँ आते समय मैंने देखा कि बिग डीपर और लाइब्रा एक हो गए हैं, क्योंकि गॉड ओलैक की ताकत ने आसमान और धरती को चमकीला कर रखा है। उन्हीं की वजह से हम बिना रास्ता भटके यहाँ सही से पहुंच पाए हैं। थियो उसकी बातों से इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है, नहीं, हम यहाँ सही समय पर आ पाए क्योंकि आज आसमान साफ होने की वजह से हम नॉर्थ स्टार को देख पा रहे थे। हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं ये भेंट उन्हें पहले ही पेश कर चुका हूँ, और क्यों ना हम दोनों इस खजानों को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तुम क्या कहते हो मेरे भाई? मैं ध्यान रखूंगा कि हमारे घर के बुड्ढों को इस बारे में ना पता चले। वो कहता है, थियो, तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ हमारी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हो। थियो सोचता है, ये सब बकवास है, ये मुझे सिर्फ इसीलिए इस काम में फंसा रहा है।
क्योंकि ये खुद लाइन में नहीं लगना चाहता। ये हमेशा दूसरी चीजों में अपना अच्छा हिस्सा निकाल ही लेता है। थियो मंदिर के अंदर जाता है। नोएमी उससे कहती है, स्वागत है, आप मुझे अपना नाम बताइए। वो सोचता है, चलो हम ये शो भी देख ही लेते हैं। वो बोलता है, मैं थियो फिरग्रैड हूँ, जल्दी करो, मुझे आशीर्वाद दो। नोएमी उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, ठीक है। वो उसका भविष्य देख लेती है। वो उसे बताती है, जल्द ही आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। मैं आपके अच्छे भविष्य को लेकर आपको बधाई देती हूँ। वो सोचता है, क्या इतना तो कोई भी आसानी से बता सकता है, और तुम सिर्फ इतना बताने के लिए ढेर सारा चढ़ावा वसूल कर रही हो। नोएमी पूछती है, क्या आप हमारे गॉड ओलैक के सामने कुछ और भी कहना चाहते हैं? वो बोलता है, ये बहुत बढ़िया है। हमारे लोग ये एक फूल खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चंद बातों से आप एक बार में इन फूलों का गुच्छा तक इकट्ठा कर सकती है ना? तुम कितनी खुशकिस्मत हो, सच में। मेरे ख्याल से इन फूलों की कीमत आप जैसे लोगों के लिए हंसी में उड़ा देने जैसा होगा। नोएमी उसे रोककर चिल्लाकर बोलती है, थियो फिरग्रैड, आप दूर मत भागिए। मैं आपको वही सच्ची पावर दिखाऊंगी जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो। आज से ठीक 1 साल बाद आपकी ट्रेड कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसके बावजूद आप खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाओगे, क्योंकि इसे संभालना मुश्किल होगा। आप किसी शक के बगैर इस जगह पर दोबारा मेरे पास वापस आओगे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ 1 साल बाद थियो नोएमी के पास आता है। वो बताता है, मेरा बढ़िया जहाज टुकड़ों में बिखर गया और सारा माल समुद्र में डूब गया। लोग मरते मरते बचे। क्या तुम किसी पर अपना विश्वास थोपने के लिए इतने नीचे गिर सकती हो? नोएमी भी तेज आवाज में बोलती है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे? थियो कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि ये सब वाकई गॉड ओलैक का काम है? ये वही गॉड है जिस पर तुम यकीन करती हो? हाँ, मुझे अपने गॉड की एक और भविष्यवाणी बताओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितनी रिडिकुलस हो। वो उसका हाथ जबरदस्ती अपने गाल पर रखता है। नोएमी भविष्य देखती है कि वो और थियो किस कर रहे होते हैं। वो सोचती है, ये मैंने अभी क्या देखा? क्या ये सिर्फ थियो का भविष्य था, या फिर ये मेरा आने वाला कल है? अब तक मैंने अपने भविष्य में सिर्फ अपनी मौत ही देखी है। उसी समय पुजारी वहां आकर तेज आवाज में बोलते हैं, योर होलीनेस, आप किसी अनजान आदमी के साथ में क्यों हैं? नोएमी सोचती है, जरूर इन्होंने किसी को मेरा पीछा करने के लिए भेजा था। क्या मुझे वापस जाने की जरूरत है? लेकिन तब मुझे पक्की तौर पर सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। वो थियो का हाथ पकड़कर बोलती है, सर थियो चलिए। वो उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। नोएमी को ये पता लगाना होता है कि जो उसने अभी देखा क्या वो सच में हकीकत है। वो बोलती है, आपको यहाँ ऐसे लाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन बताइए, अगर आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वो आपकी जिंदगी में कभी होगा, तो आप क्या करेंगे? थियो बोलता है, यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया था। तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई। नोएमी बोलती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैंने जो देखा वो हकीकत है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नोएमी बोलती है, हमें जल्दी से कहीं छिपना होगा। वो हड़बड़ाहट में थियो के ऊपर गिर जाती है, और यहीं पर वो घटना सच हो जाती है जो उसने अपने विजन में देखा था। इस बार वो अपने विजन में देखती है कि वो थियो के साथ में जहाज पर है, और दूसरे विजन में वो एक लाल बालों वाले पर्सन के साथ में होती है। थियो उससे दूर हटके बोलता है, तुम पागल हो, तुम मुझे काट रही थी। तुम तो एक पवित्र लेडी हो, तो फिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तभी उसकी नजर ओलैक की मूर्ति पर पड़ती है। ये दोनों उस भगवान ओलैक की मूर्ति के पीछे होते हैं। नोएमी कहती है, सर थियो, हमें ये दोबारा करना होगा। वो सोचती है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये मेरा भविष्य था या फिर सर थियो का। वो कहती है, चलिए हम एक बार फिर से ये करते हैं। थियो बोलता है, क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो उसकी कॉलर पकड़कर बोलती है, मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपकी ट्रेडिंग कंपनी का भविष्य क्या होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस सिचुएशन को कैसे सुलझाएंगे। मैं आपको भविष्य के बारे में वो सब बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं। थियो बोलता है, क्या तुम एक किस के लिए मुझसे ये डील कर रही हो, और वो भी मेरी कंपनी के साथ? वो सोचता है, पता नहीं इस बार ये कौन सी चाल चल रही है, और ना जाने ये किस हद तक जाएगी। वो बोलता है, ठीक है, इसके लिए तो मुझे अच्छी कीमत चुकाना। मैं इस टाइप का इंसान हूँ जो इन फालतू की चीजों पर अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता। नोएमी एक विजन देखती है जहाँ वो थियो के साथ एक हरियाली सी जगह पर होती है, और उनके 2 बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। अब उसे ये पता चल जाता है कि यह भविष्य खुद उसी का है। वो सोचती है, मुझे लगा था कि गॉड की पावर्स के आगे मैं कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन अब मुझे इनके ब्लाइंड स्पॉट में जीने का मौका मिला है। नोएमी कहती है, सर थियो, आपके जहाज की कुछ चीजें आयरिश नदी में रेतीली चट्टानों के नीचे हैं। अगर आप दोबारा उन चीजों को पाना चाहते हैं तो कल आप दोबारा मुझसे आकर मिलना। वो सोचती है, इस आदमी के रहने से मुझे एक अलग अंत तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। देन अब अगले दिन रात के समय थियो छिपके से नोएमी के पास जा रहा होता है। वो इरिटेट होकर सोचता है, मैं भला किस बात को लेकर इतना एक्साइटेड था, हाँ, जो मैं दोबारा उसी झूठी प्रॉफिट से यहाँ पर मिलने आया हूँ। और जहाज की वो सारी चीजें एकदम वही थी जहाँ उसने बताया था। यहाँ कुछ ठीक नहीं, मुझे खुद जाकर जांच करनी होगी। वो खिड़की से अंदर आते हुए बोलता है, तुम काफी हाई फ्लोर पर रहती हो नोएमी। वो चौंक कर बोलती है, तो आप आ गए? थियो कहता है, क्या तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। वो तेज आवाज में बोलती है, सर थियो,
आप मेरे साथ यहाँ रात में सो जाइए। थियो बोलता है, क्या हमेशा की तरह तुम फिर से ये क्या बकवास कर रही हो? नोएमी उसे एक किताब में लिखा पैराग्राफ दिखाते हुए बोलती है, गॉस्पेल ऑफ गॉड ओलैक। इसमें लिखा है कि गॉड ओलैक की वाइफ एक कुंवारी लड़की होगी और मैं गॉड की पत्नी बिल्कुल नहीं बनना चाहती। आप मुझे इससे बचने में मेरी मदद कीजिए। हमें केवल इसका नाटक करना है और कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर थियो का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो कहता है, यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि पुजारी हमें एक साथ पकड़ ले? हाँ। वो हाँ में जवाब देती है। थियो बोलता है, नहीं, अभी मेरी मरने की कोई चाह नहीं है। नोएमी कहती है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे। मैंने अपने विजन में देखा था। कुछ सालों बाद आपके पास आयरन क्राउन होगा। थियो पलटकर पूछता है, क्या आयरन क्राउन? नोएमी बताती है, हाँ, उस पर एक कंपास लगा हुआ था और वो सिल्वर कलर का था। थियो उसे पकड़कर तेज आवाज में कहता है, तुम्हें हमारे परिवार की विरासत के बारे में ये सब कैसे पता चला, बताओ? वो बताती है, ये मैंने आपके भविष्य में देखा था। थियो सोचता है, यानी यह औरत वाकई ये सब देख सकती है। नोएमी कहती है, मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे आपकी ट्रेड कंपनी रिकवर होगी और आपको वो आयरन क्राउन कैसे मिल सकता है। तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए सर थियो। अब नोएमी उसके ऊपर लदी बैठी होती है। वो बोलती है, क्या मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ? थियो इस सबसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है। वो बोलता है, तुम ये पढ़ क्या रही हो? वो बताती है, ये एक किताब है जिसे मेड एक दूसरे को दे रही थी। इसमें बताया गया है कि हमें ये ऐसे ही करना होगा। थियो बोलता है, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। तुम्हारे मन में जो है वो करो। वैसे तुम कब तक ऐसी पोजीशन में बैठी रहोगी? रुको, क्या तुम्हारे मुताबिक सोने का मतलब यही था? नोएमी कॉन्फिडेंस से बताती है, हाँ, जब यहाँ के पुजारी को ये पता चलेगा तो उन्हें जोर का झटका लगेगा, है ना? थियो सोचता है, क्या इसे लगता है ये सब काफी रहेगा? वो बोलता है, तुम्हारे इस प्लान से कुछ नहीं होने वाला। नोएमी बोलती है, सर थियो जरा रुकिए। सैनिक उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर थियो सोचता है, ये लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? ऐसा लगता है ये लोग इसी पर नजर गड़ाए बैठे थे। सैनिक नोएमी से थियो को दूर कर देते हैं। वो नोएमी से बोलता है, ये बेहतर होगा कि तुम अपना वादा ठीक से निभाना। वो सोचती है, मुझे इस सब के बाद अब अपने बचे दिनों को गॉड को मानने वाले लोगों की नफरत में गुजारने होंगे, लेकिन ये मरने और तारीफें पाने से बेहतर रहेगा। मंदिर में एक पर्सन को कोड़े मारे जा रहे होते हैं। नोएमी भी वहीं पर होती है। वो पुजारी से कहती है, प्लीज आप बस कीजिए। पुजारी बोलता है, नोएमी बलोन, तुम एक ऐसी लेडी हो जिसे गॉड ओलैक की पत्नी के तौर पर ऑफर किया जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि इस नौकर को यह नहीं मालूम कि इसे कोड़े क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आज तुमने जो पाप किया है उसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा समझो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें समझ आया? एक निचले दर्जे का पुजारी उस मेन पुजारी से कहता है, हमारी ओर से थियो फिरग्रेट को अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी दे दी गई है। मेन पुजारी इवेल स्माइल करते हुए बोलता है, हम कितने खुशकिस्मत है कि गॉड ओलैक ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। हमारे मैजेस्टी, गॉड ओलैक की कृपा से तुम अब भी उनकी पत्नी हो, समझी? जब तुम सही उम्र पर पहुंचोगी तब सारी प्रथाएं ठीक से निभाई जाएगी। नोएमी कहती है, अगर आप इस बड़े अपराध के बाद भी मुझे बेदी पर रखेंगे तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। पुजारी बोलता है, तुम जो कि एक बलि के लिए रखा मेमना हो, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो हमारे गॉड की इच्छा जानने का दावा करे? पुजारी वहां से जाते हुए कहता है, ये बहुत है कि तुमने आज हमें और हमारे गॉड ओलैक को बेइज्जत किया है। गॉड की पत्नी होने की पोजीशन गंदा करना बंद करो। तुम जाओ और ये पश्चाताप करो कि तुमने आज क्या किया है। इधर थियो बाहर आ जाता है। उसका भाई, जिसका हमें अभी नाम नहीं पता, वो पूछता है, तुमने वहाँ क्या किया था? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें बाहर निकलवाने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा है? तुम लकी हो कि ये बेलोन स्टेट आज जो कुछ भी हो उसे सीक्रेट रखना चाहता है। मुझे आशा है कि तुमने अपना सबक सीख लिया होगा थियो। तुम दोबारा इन सब झमेले में मत पड़ना, समझे? थियो सोचता है, वो लोग इस खबर को सीक्रेट रखेंगे, पर क्यों? उसका भाई कहता है, जैसे कि बड़े लोग कहते हैं, एक नोबल को नोबल की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तभी वो पीछे पलटकर देखता है, थियो वहां से गायब हो चुका होता है। वो दोबारा मंदिर के महल के अंदर आ जाता है। वो सोचता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन उस लेडी ने मुझे मेरी विरासत के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मैं भला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? उसके जवाब देने से पहले ही वो जो चाहती थी मैंने उसे पूरा कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी वजह से फिर से ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। वहाँ के लोग एक लड़के की फोटो देखते हुए बात कर रहे होते हैं। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। भले ही वो दोनों एक दिन एक समय पर पैदा हुए थे, फिर भी सिर्फ इनकी तस्वीर यहाँ पर है जबकि दूसरी कैद में है। ये वाकई गलत है। ऐसे समय में बेहद खूबसूरत होना भी एक पाप है। वो सिर्फ नाम के लिए गॉड की पत्नी है। ये एक तरह से मर्डर जैसा है। लॉर्ड एंजो जल्द ही एक नोबल लेडी से शादी करेंगे, जबकि होलीनेस नोएमी इसे देखने के लिए आसपास तक नहीं होंगी। लोग उन्हें ओलैक की पत्नी कहते हैं, लेकिन नोएमी की जिंदगी हम सबसे भी बदतर है। थियो उनकी बातें सुन रहा होता है। वो सोचता है, मुझे लगा था कि नोएमी एक फूलों से लिपटी हुई राजकुमारी है। क्या मैं गलत था? इधर नोएमी फूट फूट कर रो रही होती है। वो सोचती है, मैं कुछ भी नहीं बदल पाई, सब कुछ वैसा ही है। आखिर में मेरी किस्मत ऐसे ही रहेगी।
मैं ऐसे ही लाचार दशा में मर जाऊंगी। तभी थियो उसके पास आता है। नोएमी उसे देखकर चौंक जाती है। थियो उससे पूछता है, क्या तुम सिर्फ शहीद होने के लिए बनी हो? ये सुनकर नोएमी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। थियो उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बोलता है, तुम थोड़ा धीरे रोने की कोशिश करो, नहीं तो बाहर सब सुन लेंगे। वो कहता है, ऐसे ईश्वर को इंसान की भेंट चढ़ाना जो कि सिर्फ लोगों के लिए एग्जिस्ट करता हो, ये मेरी समझ से परे है। नोएमी कहती है, बुजुर्गों का मानना है कि इससे गॉड ओलैक खुश होंगे और सब पर दया करेंगे। ये खुद ओलैक के शब्द हैं। थियो सोचता है, भले ही ईश्वर से उनका रिलेशन जो कुछ भी हो, लेकिन सच में बुढ़े बहुत परेशानियां खड़ी करते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो कह रहे हैं सिर्फ वही सही है। यहाँ उसे अपने परिवार के हालात याद आने लगते हैं। वो बोलता है, चलो हम एक पल के लिए मान लें कि गॉड ओलैक को एक पत्नी चाहिए। तो क्या तुम भी यही चाहती हो नोएमी? नोएमी बोलती, नहीं, मैं हमेशा इससे डरती आ रही हूँ और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। मैंने इन सब के खिलाफ बगावत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। अंत में मुझे ऐसे ही मर जाना होगा। क्यों कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मत मरो ना। तुम जैसी जिंदगी जीना चाहती हो वैसे जियो। इस सब से छुटकारा पालो जिससे तुम नफरत करती हो। गॉड की जगह किसी और से शादी करने पर तुम्हें शहीद नहीं होना पड़ेगा। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? नोएमी बोलती है, पर भला मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे जैसे इंसान के साथ शादी करने का मतलब गॉड ओलैक की काइंडनेस के खिलाफ जाना होगा। थियो कहता है, ये कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो ओलैक से नहीं डरता हो और जिसे तुम्हारी भविष्यवाणी की पावर्स की जरूरत हो। संयोग से मैं एक ऐसे देश के बारे में जानता हूँ जहाँ तुम जैसी किसी लेडी से शादी करने की परमिशन आसानी से मिल सकती है। वो देश है स्लैन। तुम जानती हो मैं ओलैक से नहीं डरता और मुझे तुम्हारी पावर्स की भी जरूरत है। तो नोएमी, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने देखा है उस देश में लोगों को फ्रीली प्यार करने और शादी कर लेने की आज़ादी है। नोएमी बोलती है, अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो शायद आप दोबारा कभी इस देश में कदम भी न रख पाए। तो क्या आपको ये मंजूर है? थियो कहता है, मैं मानता हूँ या तो सब कुछ होगा या फिर कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी बात अब तक 2 बार सही हो चुकी है। अगर तुम मेरी विरासत ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं अपनी होमलैंड को देखे बगैर रह सकता हूँ। तो बताओ, तुमने मेरे बारे में क्या विजन देखा था? नोएमी सोचती है, क्या मैं इस आदमी का भविष्य को गिरवी रखकर वाकई जिंदा रह सकती हूँ? थियो कहता है, अगर तुम एक साधारण लेडी बनकर जीती हो तो यहाँ के लोगों के पास तुम्हें पकड़ने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी। तुम्हें वो आज़ादी मिलेगी जो तुम चाहती हो और मुझे भी वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। वो सोचती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये एक तरफा नहीं है बल्कि ये हम दोनों के फायदे का समझौता है। वो थियो को ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे दिन शहर में एक खबर फैल जाती है कि नोएमी ने सगाई कर ली है। वो सर थियोडोर फिलग्रेट के साथ शादी करने वाली है। शहर के लोग इस न्यूज से हैरान रह जाते हैं और इधर पुजारी को तो जोर का झटका लग जाता है। नोएमी मंदिर का महल छोड़कर भाग गई होती है। पुजारी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, जाओ उसे इसी वक्त ढूंढो। एक पर्सन बोलता है, जैसा आप कहें, मैं जरूर उसे वापस ले आऊंगा और उसे ओलैक की बाहों में लौटा दूंगा। तो ये नोएमी का भाई एंजो होता है। कुछ सैनिक 2 लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, पर वो दोनों थियो और नोएमी नहीं होते। उन दोनों ने तो प्लान बनाया होता है कि हम समुद्री रास्ते से होकर भागेंगे। वो लोग जहाज पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए होते हैं। थियो चिल्लाकर कैप्टन से रुकने को बोलता है। वो कूदकर जहाज पर चढ़ जाता है। वो नोएमी से बोलता है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा, कूदो नोएमी। पीछे नोएमी को पकड़ने के लिए सैनिक भी आने लगते हैं। तभी नोएमी कूद जाती है और थियो उसे आसानी से पकड़ लेता है। देन जहाज अपने सफर पर निकल जाता है। थियो के पास एक चील उड़कर आती है। नोएमी पूछती है, सर थियो, ये पक्षी यहाँ आपके पास क्यों? थियो बताता है, मेरा एक अच्छा दोस्त है जो स्लैन में रहता है। वो भरोसेमंद है, इसीलिए मैं इस पक्षी की मदद से उसे मैसेज भेज रहा हूँ। वो चील उसकी चिट्ठी लेकर उड़ जाता है। नोएमी हैरानी से उसे देख रही होती है। थियो उसका सर ढकते हुए बोलता है, तुम्हें ये ओढ़े रखना चाहिए, तुम आसानी से लोगों की नजरों में आ जाती हो। नोएमी बोलती है, उन नौकरों का क्या होगा? वो कहता है, वो सब ठीक रहेंगे, तुम परेशान मत हो। स्लैन तक का सफर बहुत लंबा होने वाला है तो इसीलिए। तभी नोएमी समंदर को देखते हुए बोलती है, मैंने तो अपने विजन में ये कभी नहीं देखा, ये तो सच में समंदर है। नोएमी समंदर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है, सामने से बेहद लाइवली लगता है, यहाँ की हवा कितनी प्यारी है और क्या समुंदर की महक ऐसी होती है? असल में थोड़ी बदबूदार है। यहाँ तो मछलियां भी हैं जिन्हें मैंने सिर्फ किताबों में देखा था। वो डॉल्फिन्स को देखकर बोलती है, ये तो वेल्स हैं, ये वाकई झुंड में चलती हैं। वो थोड़ा उचकते हुए उन्हें देखने लगती है। थियो उसे पकड़कर बोलता है, जरा ध्यान से, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, अगर तुम्हें चोट लग गई तो ये परेशानी वाली बात होगी। वो कहती है, सर थियो, वो देखिए वहाँ पर कई सारी वेल्स हैं। वो बोलता है, ये वेल्स नहीं, ये तो डॉल्फिन्स हैं। रात के समय में थियो सोच रहा होता है, हमें उस बंजर जमीन की काली चट्टानों तक पहुंचने में 2 और दिन लगेंगे। उसको पार करने के बाद हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर असली परेशानी तो नोएमी है। नोएमी हर चीज को लेकर हद से ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। थियो को बार बार उसकी मदद करनी पड़ रही होती है,
लेकिन इस सब के बाद भी वो जोश में होती है। थियो उसे देखकर सोचता है, मुझे लग रहा है हमारे पहुंचने से पहले ही नोएमी मर ना जाए। वो थियो के पास आकर बोलती है, सर थियो, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो पूछता है, क्या बात है? नोएमी बोलती है, आपका शुक्रिया, मुझे पहली बार इतनी ज्यादा खुशी मिली है। थियो उसका प्यारा सा चेहरा थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद वो बोलता है, ये पहली बार है जब मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं थक गया हूँ, तो तुम जाकर डांस क्यों नहीं करती? वो बोलती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। थियो सोचता है, इस लड़की के पास अनलिमिटेड एनर्जी है। वो उसे देखते हुए बोलता है, हाँ, तो तुम पहली बार इतनी ज्यादा खुश हुई हो? नोएमी की उल्टी आने लगती है। थियो सोचता है, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पहले कभी भी जहाज पर नहीं गई है। नोएमी बोलती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने अपने विजन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। थियो पूछता है, तुम दूसरों का आने वाला कल आसानी से देख सकती हो, पर तुम खुद का फ्यूचर ढंग से नहीं देख पाती ना? नोएमी बताती है, मैं अपनी भविष्यवाणी में सब कुछ नहीं जान पाती, मैं तो बस कुछ खास पलों को ही देख सकती हूँ। जैसे मुझे अपनी पावर से एक उड़ता हुआ पक्षी दिखता है, मगर मैं ये नहीं जान पाती कि वो कहाँ पर जा रहा है। थियो बोलता है, इस बात से ही तो मुझे बेचैनी हो रही है। तुम एक ऐसी फ्यूचर टेलर हो जो सब कुछ नहीं जान पाती, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। नोएमी बोलती है, एक बात है जिसको लेकर मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, आपकी खोई हुई विरासत इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया? थियो बताता है, ये कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी की कीमत को साबित कर सकता है। वहाँ पर केवल एक ही पर्सन ऐसा था जिस पर मैंने भरोसा किया और उसको फॉलो किया है। ये मुझे उन्हीं से मिला था, इसीलिए मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नोएमी बोलती है, कोई चीज आपकी जान की कीमत के बराबर भला कैसे हो सकती है? थियो उससे कहता है, तुम्हें ऐसी बातें जानने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अडल्ट्स के लिए है। नोएमी बोलती है, तो फिर आप मुझे स्लैन देश के बारे में ही कुछ बताइए ना, वो किस तरह की जगह है? थियो बताता है, ये जमीन उतनी ही उपजाऊ और लाइवली है जितने की वहाँ के रहने वाले लोग हैं। ये रेगिस्तान के बीच एक निखलिस्तान है। मुझे आशा है कि हमें वहाँ पर आराम मिलेगा। देन जहाज का सफर खत्म करने के बाद वो रेगिस्तान के रास्ते वहाँ जा रहे होते हैं। थियो नोएमी को लेकर एक घोड़े पर बैठा होता है। वो उसे इशारा करते हुए बताता है, एक बार हम उन काली पहाड़ियों को पार कर लेंगे, तब हम स्लैन के नागरिक बन जाएंगे। इसका मतलब हमें वहाँ की प्रोटेक्शन मिल सकती है। तभी उनके पीछे से एक उड़ता हुआ तीर आता है। थियो किसी तरह से बच जाता है। वो सोचता है कि हम वाकई पकड़ लिए गए हैं। तो ये हमला करने वाला इंसान नोएमी का भाई एंजो होता है। एंजो बोलता है, अमेजिंग नोएमी, या फिर मुझे तुम्हारे साथ भागने वाले इंसान की तारीफ करनी चाहिए। तुमने समुद्री रास्ते का यूज किया और बॉर्डर तक पहुंच गई। नोएमी चिल्लाकर बोलती है, सर थियो, चलिए यहाँ से भागते हैं। एंजो बोलता है, इन्हें इतना निराश देखना एंटरटेनिंग है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि भागने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार है, लेकिन फिर भी वो लोग उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। थियो सोचता है, हम बहुत स्लो हैं, ऐसे ही चलता रहा तो हम पकड़ लिए जाएंगे। वो नोएमी का हाथ पकड़ता है जिससे उसे विजन दिखाई देता है। वो बोलती है, सर थियो, हमें सिर्फ उन चट्टानों के नीचे शैडो तक पहुंचना होगा। थियो बोलता है, ठीक है, तो मुझे कसकर पकड़े रहना। एंजो बोलता है, बस इतना ही, वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारी लापरवाही देखकर लगा था कि ये कुछ अलग होगा, लेकिन शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। वो तीर चलाता है जो उनके घोड़े को लग जाता है। उनका घोड़ा छटपटाने लगता है और नोएमी भी नीचे गिरने वाली होती है। तभी थियो उसे पकड़ लेता है और उसको लेकर नीचे गिर जाता है। नोएमी बोलती है, सर थियो, क्या आप ठीक हैं? उन दोनों को सैनिक पकड़ लेते हैं। एंजो थियो का मुंह दबाकर बोलता है, मैं ये देखकर तो शौक भी रह गया। मुझे नहीं पता था कि उन फ्रिगार्डों में से कोई इतना डेयरिंग भी होगा। और तुम तो एक पवित्र लेडी से शादी करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, रूल के मुताबिक तुम्हारे पूरे परिवार को ही सूली पर चढ़ा देना चाहिए, पर हमारे पुजारी नरमी से पेश आना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ तुम्हें ही खत्म करना होगा। नोएमी परेशान होकर सोचती है, एंजो की आंखें, वो सच में सर थियो को नुकसान पहुंचा सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो सैनिक को धक्का देकर उसकी तलवार निकाल लेती है। वो तलवार अपनी गर्दन पर रखकर बोलती है, एंजो रुक जाओ, अगर तुम्हें सर थियो को छुआ भी तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, तुम उन्हें जाने दो। वो सोचती है, हाँ, मेरा भाई मुझे मरने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे गॉड के लिए सेक्रीफाइस किया जाना है। वो बोलती है, मैं फिर वहां नहीं जाऊंगी। एंजो बोलता है, तुम एक कोने में फंसे चूहे से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो नोएमी, तुम ये लड़ाई जारी रखना क्यों चाहती हो? हाँ। उसी वक्त एक तेज नुकीला भाला एंजो के गाल को छूता हुआ निकल जाता है। उसके गाल से खून बहने लगता है। किसी की आवाज आती है। हम इस लैंड में एक कहावत कहते हैं, जहाँ तक हमारी चट्टान की छाया पहुँचती है वो सारी जमीन हमारी है। हालांकि हो सकता है कि तुम लोगों ने ये कहावत ना सुनी हो। तो ये लाल बालों वाला पर्सन थियो का दोस्त पियरे होता है। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर बोलता है, तुमने मुझे अपने लेटर में ये कहा था कि तुम कम से कम इन चट्टानों तक सुरक्षित पहुंच जाओगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो इस वक्त मैं तुम्हारी डेड बॉडी से बात कर रहा होता। थियो बोलता है, तुम्हारी एंट्री कुछ ज्यादा ही हीरोइक नहीं थी? पियरे एंजो से कहता है, हमारे स्लैन की नागरिकता पाने की तलाश में आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम लोग तो यहाँ हथियार लेकर आए हो, इसीलिए लगता है यहाँ कहानी कुछ और ही है। एंजो उसके शरीर पर बने टैटू को देखकर सोचता है, लगता है ये स्लैन के राजमहल का एक नाइट है।
अगर ये सब लगातार जारी रहा तो सिचुएशन खराब हो सकती है। वो अपने सैनिकों को हथियार नीचे करने को बोलता है। पियरे कहता है, वेरी गुड, कम से कम तुम तो समझदार हो। अब चलो भी, इससे पहले कि इस चट्टान की छाया और भी लंबी हो जाए, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, और हाँ, मेरा भाला वहीं छोड़ देना। देन वापस जाते हुए एंजो बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने यहाँ जो कुछ भी देखा है उसकी रिपोर्ट हम आज बिशप को देंगे। ये वही डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना होगा। इधर नोएमी दौड़कर थियो के पास आती है। वो कहती है, शुक्र है आप ठीक है सर थियो। वो उसे पकड़कर रोने लगती है। पियरे थियो को कसके पकड़कर बोलता है, कितना समय हो गया ना मेरे दोस्त। थियो बोलता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम लोगों के सामने अच्छा दिखने का नाटक करते हो। हाँ वैसे नोएमी, ये पियरे है, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पियरे थियो को पीछे करके नोएमी का हाथ पकड़कर बोलता है, वैसे ये तो बताओ, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कैसे कर ली? वैसे इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। पियरे के छूने पर वो एक विजन देखती है जहाँ पर पियरे ने थियो की विरासत यानी वही आयरन क्राउन पकड़ रखा होता है। पियरे धीरे से उसके कान के पास आकर बोलता है, उन्होंने सिर्फ इस लड़की को पकड़ने के लिए इतने सारे सैनिक भेजे? हाँ। वो बात बदलते हुए थियो से कहता है, मैंने सोचा कि तुम जिंदगी भर सिंगल ही रहोगे, लेकिन तुम तो बड़े रोमांटिक निकले थियो। नोएमी सोचती है, जरूर ये वहम होगा, ये तो सर थियो के दोस्त है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पियरे बोलता है, मैं खुद तुम्हें अपने गाँव ले चलता हूँ, तुम वहाँ कुछ दिन आराम कर लेना। थियो बोलता है, कमांडर, लगता है तुम्हारे पास इस समय काफी खाली टाइम है। पियरे बताता है, अब मैं कमांडर नहीं हूँ, मैं अपने होम टाउन के लिए क्राइम से लड़ता हूँ बस। थियो पूछता है, पर तुम तो अपने देश के सबसे बेहतर नाइट थे, है ना? वो सोचता है, पियरे ने मुझे इस बारे में नहीं बताया, यानी कुछ तो ऐसा होगा जो इसे ये बताने से रोक रहा होगा। वैसे पियरे का गांव भी राजधानी जितना बड़ा है। नोएमी बहुत थकी होगी, इसीलिए वहाँ पर आराम करना सही रहेगा। नोएमी थियो से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बताता है, हम यहाँ की सबसे खूबसूरत गांवों में से एक में ठहरेंगे। इस गांव का नाम है अंथरा। ये दूसरे देशों के साथ बिजनेस रूट पर है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर हर तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये शहर तुम्हें बहुत पसंद आएगा नोएमी। वो सब वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। थियो नोएमी को घोड़े पर से उतार देता है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो काफी थकी हुई होती है, तभी उसका पैर रेत में धंसने लगता है। पियरे उसे पकड़कर बोलता है, ध्यान से, ये जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। इन दिनों हमारे देश के कुछ हिस्सों पर लोग कब्जा करने की सोच रहे हैं, तुम लोग ध्यान से कदम रखना। नोएमी सोचती है, ये रेत लोगों को भी खींच सकती है। वो सब अंथरा शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई सारे घर अब खंडहर बन चुके होते हैं। थियो पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ है? पियरे बताता है, अंथरा यहाँ का पुराना नाम है, अब ये जमीन शापित हो गई है। यहाँ रात भर रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। थियो, क्या तुम्हें याद है, ये शहर अंथरा उस समय बिजनेस के सेंटर के तौर पर जाना जाता था। हर कोई इस जगह को स्वर्ग मानता था। ये जमीन बेहद उपजाऊ थी और यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी था। हमने सोचा कि ये जगह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन एक दिन राजमहल से एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा था कि अंथेरा गांव को एक खास पवित्र फूल अमंथाना को उगाने के लिए चुना जाता है। यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर वो इस फूल की देखभाल करेंगे तो उन्हें राजा का फेवर मिलेगा। हालांकि उनकी एक्साइटमेंट को दुख में बदलने में सिर्फ आधा साल ही लगा। ये फूल काफी मात्रा में पानी सोखने लगे और यहाँ की मिट्टी बर्बाद होने लगी। लोगों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल होने लगा। आखिर में अंतरा बंजर जमीन बन गया। फूल मुरझाने लगे और मर गए। बिजनेसमैन एक एक करके यहाँ से जाने लगे और अंत में अब ये जगह बिजनेस के सेंटर के तौर पर नहीं जानी जाती। यहाँ अब सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। थियो धीरे से बोलता है, अमनथाना स्लैन की भाषा में इसका मतलब होता है सफेद फूल, यानी कहीं ये वही सफेद फूल तो नहीं? नोएमी बोलती है, लगता है सफेद फूल हर जगह परेशानी का कारण होता है, चाहे हम जहाँ भी जाएं। वो लोग एक सराय में आ जाते हैं। थियो सोचता है, कहीं ये वही फूल तो नहीं जिसे नोएमी को ऑफर किया जाता है। पर अगर ये सब सच है तो यहाँ के लोगों को किसी कीमत पर भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि नोएमी वही होली लेडी है जिसे ये फूल दिया जाता था। पियरे कहता है, आज हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आए हैं, चलो हम मेरे दोस्त का स्वागत करते हैं जिसने कभी हमारे देश को नहीं भूला। थियो बोलता है, इस स्वागत का क्या मतलब, हम तो एक दूसरे से काफी बार मिलते रहते हैं। पियरे बोलता है, सच कहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी पहली बार यहाँ आई है तो इसीलिए चलो हम जश्न मनाते हैं। थियो सोचता है, ये सही नहीं, अगर हम लोगों से लगातार बात करते रहे तो उन्हें सच का पता चल सकता है। वो नोएमी की ग्लव्स की ओर देखकर सोचता है, अरे नहीं, ये निशान, मैं इसे ये बताना तो भूल ही गया कि उसके दस्तानों पर बेलोन परिवार का निशान है। यहाँ के लोग जरूर इस निशान के बारे में जानते होंगे। वो नोएमी के ग्लव्स उतारते हुए कहता है, तुम्हें अपने दस्ताने उतार देने चाहिए, इस देश में लोग ऐसे ही रहते हैं, लाओ मैं इन्हें रख लेता हूँ। अब पियरे नोएमी के पास आकर बोलता है, तो तुम अपना गुजारा कैसे करती थी? तुम मेरे खास दोस्त की पत्नी हो, फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नोएमी कुछ बताने चलती है, तभी थियो बोलता है, ये एक बड़े घर की बेटी है, इसके घर वाले राजा के ऑफिशियल्स हैं, हमने जल्दी जल्दी में शादी की है, इसीलिए नोएमी को सोशल डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। पियरे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो थियो तुमने एक बड़े घर की बेटी से शादी की है। इधर वापस जाते समय एंजो को रॉयल फैमिली का झंडा दिखाई देता है और वहाँ कई सारे सैनिक भी होते हैं।
एंजो के साथ का पर्सन पूछता है, रॉयल नाइट्स यहाँ पर क्यों है? एंजो कहता है, वो लोग जरूर तलाश में निकले होंगे, चलो हम उन्हें ग्रीट करते हैं। एंजो उनके पास जाकर बोलता है, ग्रीटिंग सर ह्यूज। ये आदमी ह्यूज बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हारा परिवार बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहा है एंजो। एंजो कहता है, अफवाहें तेजी से फैलती हैं, पर मेरा मानना है ये बात भी पुरानी हो जाएगी। ह्यूज उसके साथ के पर्सन के चेहरे पर घबराहट देखकर बोलता है, अच्छा क्या ऐसी बात है? फिर तो मैं तुम्हें अपनी गुड विशेस देता हूँ। वो एंजो के बगल से गुजरते हुए धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हारा ग्रुप उस इनाम की तुलना में छोटा लग रहा है जिसे वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर एंजो सोचता है, नोएमी तुम कहीं दूर जाकर छिप जाओ, इतनी दूर कि मैं तुम्हें कभी ना पकड़ सकूं। जो चीज तुम्हारे लिए कीमती है तुम उन्हें मुझसे छिपाए रखना और हमेशा सलामत रखना। तो यहाँ हमें इस बात से पता चलता है कि नोएमी का भाई एंजो नोएमी को वापस लेकर नहीं जाना चाहता, पर उसे ये सब मजबूरन करना पड़ रहा होता है। पियरे सराय में लोगों के साथ हैंड रेसलिंग का गेम खेल रहा होता है और वो आसानी से सबको हरा दे रहा होता है। थियो सोचता है, क्या मैं नोएमी से कहूँ कि वो अंदर जाकर आराम कर ले? तभी वहाँ गाँव की एक औरत आकर नोएमी से कहती है, आओ हम बाहर चले, वैसे भी तुम बाद में अपने पति के साथ अच्छा समय बिता लेना। यहाँ हम एक खास गेम खेलते हैं और इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत है, तो तुम हमारे साथ चलो। वो नोएमी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। थियो उसे रोकने चलता है, तभी पियरे उससे बोलता है, थियो क्या तुम हर समय अपनी पत्नी से चिपके रहना चाहते हो? दीवानों की तरह नाटक करना बंद करो और आओ मुझसे मुकाबला करो। अब वो दोनों हैंड रेसलिंग का गेम शुरू करते हैं। पियरे बोलता है, हमारे स्लैंग में एक कहावत है, जब दो लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो एक बाज उनके चारों ओर उड़ने लगता है। उसका पर्पस होता है नए कपल से परिचित होना, क्योंकि आगे चलकर उनके पास एक बच्चा आएगा। तो बताओ थियो, क्या तुमने अपने आसपास कोई बाज देखा है? थियो कहता है, हाँ तुम और कुछ बोलो और तब यह हरासमेंट कहलाएगा। पियरे धीरे से कहता है, हरासमेंट? मैं भला किसी कीमती होली लेडी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? सिल्वर हेयर और चांदी जैसी आंखें, वो तो सिर्फ एक परिवार से ही हो सकती है। जिस पल तुमने उन सफेद फूलों का नाम सुना तुम्हें इसके बारे में पता चल गया था, है ना? तुम आखिर कब तक चुप रहोगे थियो? इधर नोएमी उन गाँव वालों के साथ गेम खेल रही होती है। वो सोचती है, मैं बहुत खुश हूँ, जीने का सही तरीका ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं मंदिर से ना निकल पाती तो मुझे कभी इसके बारे में ना पता चलता। एक औरत उससे कहती है, तुम इतनी नोबल लगती हो कि मुझे लगा कि तुम कुछ नहीं कर पाती होगी, लेकिन तुम तो ड्रिंक कर लेती हो और गेम भी आसानी से खेल सकती हो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? नोएमी बोलती है, मुझे पहली बार इतना मजा आ रहा है। वो औरत कहती है, काफी समय से हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं। आदमी बोलता है, हाँ अगर वो बुरी होली लेडी ना होती तो हमारे हर दिन ऐसे ही होते। ये सुनकर नोएमी सरप्राइज हो जाती है। आदमी बताता है, एक होली लेडी जो किसी गॉड ओलैक की सेवा में है। उस चुड़ैल को मनखाना फूल बहुत पसंद है। हमारे देश का किंग जरूर उस पर लट्टू हो गया होगा, इसीलिए एक दिन उसके मन में हमारे गांव में भी ये फूल उगाने की इच्छा हुई और देखो हमारे गांव का क्या हाल हो गया है। नोएमी परेशान होकर सोचती है, यानी जिस फूल की सर पियरे बात कर रहे थे वो सच में वही फूल था जो वहाँ के भक्त मुझे ऑफर करते थे। इधर थियो पियरे से बोलता है, वो बहुत भोली है, उसका अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि उसके सगे भाई ने उस पर हमला किया और उसके परिवार में उसे सिर्फ एक खिलौने की चीज समझा जाता है। वो एक दुखी लेडी है जिसने मुझसे केवल इसलिए शादी की है ताकि वो जिंदा रह सके। तभी पियरे थियो को हरा देता है। वो बोलता है, चलो ये वेलकम पार्टी यहीं पर खत्म करते हैं, मेरा दोस्त कल ही यहाँ से जा रहा है, इन दोनों के रहने के लिए कमरे का इंतजाम कर दो। वो थियो के कान के पास आकर बोलता है, अगर मेरा बस चलता तो मैं यहीं पर बवाल खड़ा कर देता, लेकिन मैं तुम पर एक आखिरी दया करूंगा थियो, जब तक मैं कोई दूसरा रास्ता ना खोज लूं तुम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाओ। वो उससे नोएमी के ग्लव्स छीनकर बोलता है, इस तरह की चीज को साथ लेकर घूमना बंद करो, अगर तुम वाकई मरना नहीं चाहते, समझे? एक औरत थियो और नोएमी को कमरे तक ले जा रही होती है। फिर सोचता है, वो कल ही हमें यहाँ से जाने को बोल रहा है, क्या मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसी वक्त मुझे खत्म नहीं किया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पियरे अपना मन बदलेगा, इसीलिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा। इधर नोएमी दुखी मन से सोच रही होती है, इस गांव की दशा सिर्फ मेरे कारण ऐसी हुई है, इसीलिए सर थियो ने मेरी पहचान छिपा रखी है। वो तीनों कमरे तक पहुंच जाते हैं। थियो पूछता है, क्या सिर्फ एक कमरा? वो औरत कहती है, आप दोनों तो शादीशुदा हैं, है ना? वैसे ये कमरा बेहद आरामदायक और साफ है, इसीलिए। तभी थियो तेज आवाज में बोलता है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने ये कमरा पूरी तरह से जा रखा होता है। थियो सोचता है, हाँ मुझे ये पता था। उस औरत की आंखों में एक अजीब तरह का भाव था। वो नोएमी से बोलता है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नोएमी कहती है, सर थियो, लगता है ये जगह ओलैक की और नफरत से भरी है, मैं और दिखावा नहीं करना चाहती कि मुझे कुछ नहीं पता। थियो को पियरे की कही बात याद आती है। वो नोएमी को कसकर पकड़कर बोलता है, क्या उस कमीने पियरे ने तुमसे कुछ कहा है? क्या तुम हर्ट हुई हो या फिर उसने तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में धमकी दी है? नोएमी कहती है, यानी आपको ये पहले से पता था ना, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई सर थियो? वो बोलता है, ये कोई अच्छी बात नहीं थी नोएमी। नोएमी बोलती है, ये फैसला मेरा था कि ये बात सही है या नहीं। तो बोलता है, इससे हम दोनों के लिए चीजें और मुश्किल हो जाती है और कुछ भी नहीं।
पियरो को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। नोएमी कहती है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। यहाँ की मदद करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। थियो बोलता है, क्या यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि वो होली लेडी की मदद लेना चाहेंगे? इन लोगों की सही मायने में मदद करना तभी होगा जब हम यहाँ से चले जाएं। नोएमी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की मदद करने का कोई रास्ता तो जरूरी होगा। थियो चिल्लाता है, तुम ऐसी जिंदगी क्यों चुन रही हो जहाँ तुम्हें मरना ही है? क्या शहीद होने के लिए जीना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम कितनी बेवकूफ हो नोएमी। नोएमी बोलती है, गॉड के लिए शहीद होना मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन ये फैसला मेरा खुद का है। मैंने ये सब उस बेकार जिंदगी से बचने के लिए किया, लेकिन सर थियो, आप भी वही बात कह रहे हैं जो मेरे पुजारी कहते थे। ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। कुछ ना करने में ही मदद होती है। लगता है आप भी मुझे उतना ही छोटा और गिरा हुआ समझते हैं जितना कि मेरे परिवार वाले लोग। थियो बोलता है, वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे जबकि मैं तो। तभी वो सोचता है, जरा रुको, क्या मैं वाकई इसके परिवार वालों से अलग हूँ? मैं भी तो एकदम वही चीज सोच रहा हूँ। नोएमी बोलती है, अब मुझे पता चला कि आजादी क्या होती है। इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मैं अब भी उस मंदिर में कैद हूँ। थियो वहां से जाते हुए कहता है, तुम जाकर सो जाओ, मैं ताजी हवा के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब नोएमी लेटे हुए सोचती है, मैं बहुत गुस्सा हूँ। अभी तक मैं लोगों को उनका भविष्य बताते हुए सिर्फ छिपते आ रही हूँ, इसीलिए मुझे इससे डर लगता है। मुझे डर है कि मैं फिर से कुछ नहीं बदल पाऊंगी और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। नहीं, मुझे बदलना होगा, मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो एक सपना देखती है जहाँ नोएमी एक खूबसूरत फूलों से भरी जगह पर लेटी होती है। कोई पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है, मेरी छत्र छाया छोड़ने के बाद तुम्हें सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना? वो पूछती है, तुम कौन हो? वो पर्सन बोलता है, क्या तुम मुझे इस फॉर्म में पहचान नहीं पाई? लगता है जिस तरह लोग मुझे डिस्क्राइब करते हैं उस रूप में मुझे पहचानना मुश्किल होगा। जरा रुको, क्या तुम अब मुझे पहचान पाई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था माय डियर वाइफ। तो ये और कोई नहीं बल्कि गॉड ओलैक होता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था माय डियर वाइफ। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है। लोगों का बर्ताव काफी बुरा होता है जब तुम ब्राइड बनना सीख रही होती हो, है ना? मैं बोर होने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। इसीलिए तुम्हें वापस वहीं पर लौट आना चाहिए जहाँ की तुम हो। तुम वहां जाकर उस दिन का इंतजार करो जब तुम मेरी शरण में आ जाओगी। नोएमी बोलती है, माय गॉड, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ओलाग पूछता है, पर क्यों? नोएमी कहती है, मैं जानती हूँ कि इस जिंदगी में कुछ ठीक नहीं। ओलाग बोलता है, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि जो जिंदगी मैंने तुम्हें तोहफे में दी है उसमें कुछ गड़बड़ी है? नोएमी बोलती है, उस वक्त जब मैं होली लेडी थी तब मेरी वजह से एक पूरा गांव तबाह हो गया। ये सब जानने के बाद मैं कभी भी होली लेडी नहीं बनना चाहूंगी जैसी मैं थी। ओलैग तेज आवाज में बोलता है, तो तुम वापस लौटने और मेरी पत्नी बनने से इनकार कर रही हो? हाँ, तो तुम अपने गॉड की कमांड को फॉलो नहीं करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आजादी है? मैंने कभी तुम्हें आजादी नहीं दी माई वाइफ। तुम चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, ये मेरी इच्छा है। तुम सब इंसान तो मेरे हाथों की कठपुतली हो जो इस दुनिया के लिए मेरी लिखी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। अगर मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहूँ तो तुम्हें जीना होगा। अगर मैं चाहूँ कि तुम मर जाओ तो बेशक तुम मरोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास दूसरों से अलग एक खास पावर है? नोएमी बोलती है, पर ओलैक, होली बाइबल में लिखा है कि गॉड ने इंसानों को जन्म दिया है। और तभी ओलैक बोलता है, हाँ, और गॉड ने उनमें अपनी इच्छा फूकी है। एग्जैक्टली, यही तो मेरी इच्छा है माई वाइफ। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो इस बात को खुद कंफर्म क्यों नहीं कर लेती? तुम खुद ही सोचो, क्या आजादी भरी इच्छा जैसी कोई चीज होती है? तुम इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि इन गांव वालों को वो सब कुछ वापस मिल जाए जो इन्होंने खोया है। एग्जाम्पल के लिए पानी। हाँ, तुम्हारे लिए करना पॉसिबल है। अगर तुम यहीं पर रहती हो तो मैं इस जगह को दोबारा से नखलिस्तान में बदल दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। यहाँ पानी के बदले किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। चलो देखते हैं कि तुम्हारी प्योर विल उन लोगों की जिंदगी को कैसे जी सकती है। ये सुनने में मजेदार है ना? नोएमी चिल्लाकर बोलती है, मैं लोगों की जान को लेकर दांव नहीं खेल सकती। ओलैग बोलता है, चलो भी, मैंने तो तुम्हें खुद चुनने की छूट दी है। या फिर अगर तुम कहो तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी चाहने वाली चीजों को ही छीन लूं। देखो, मैं बेहद ईमानदार हूँ। मैं हमेशा जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, भले ही इसमें मेरी पत्नी को दुख पहुंचे। माई वाइफ, तुम जाकर अब आराम करो। अब तो तुम्हें मेरे भविष्यवाणी के खिलाफ लड़ना भी होगा। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अब नोएमी चौंक कर नींद से जग जाती है। वो हाँफ रही होती है। पियरे उसके पास में ही बैठा होता है। वो पूछती है, सर पियरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पियरे कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारे कमरे की ओर से गुजर रहा था और मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं अंदर आ गया। वो नोएमी को उसके ग्लव्स लौटा देता है जो उसने थियो से छीन लिए थे और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक कमरे की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। पियरे चोट लगने से बच जाता है। वो बोलता है, अचानक छत कैसे गिर सकती है? नोएमी सोचती है, कहीं ये ओलैग का तो काम नहीं। लगता है उसका कोप शुरू हो गया। पियरे कहता है, एक रात के लिए तुम किसी तरह यहाँ रह लो, वैसे भी तुम लोग कल यहाँ से जा रहे हो।
नोएमी उससे बोलती है, सर पियरे, क्या हम यहाँ कुछ दिन और ठहर सकते हैं? पियरे कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं हाँ में जवाब दूंगा? नोएमी बोलती है, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे आपसे माफी मांगने का भी कोई हक नहीं। पियरे बोलता है, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब जानती हो, इसीलिए तुम्हारे चले जाने में ही सबकी भलाई है। वो कमरे से जाने लगता है। नोएमी सोचती है, सर पियरे का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं पहले की जैसी नहीं रहूंगी, और ये नहीं कि मैं कुछ भी ना करूं। वो पियरे को रोकते हुए बोलती है, प्लीज आप मुझे जाने से पहले वो करने दीजिए जो मैं कर सकती हूँ। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये खोजना चाहती हूँ कि इस गांव को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं माफी नहीं चाहती हूँ। आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं और मुझे शाप दे सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। इधर थियो बाहर बैठा होता है। वो नोएमी से अपने किए गए बर्ताव के बारे में सोच रहा होता है। नहीं, ये सच है, मैंने नोएमी का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोबारा सेक्रीफाइस करना चाहती है। पर क्या वाकई ये मेरे गुस्सा होने वाली बात है? और इस सब का भला मुझसे क्या लेना देना है? हमारा रिलेशनशिप तो सिर्फ एक समझौता है। तो ये सब सोचते हुए थियो का दिमाग खराब होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। वो सोचता है, पता नहीं जब भी बात नोएमी की होती है मेरे इमोशन इतने अजीब क्यों होने लगते हैं। नोएमी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मंदिर में कैद हो? उसे तेजी से जमीन के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। थियो उधर उधर झांकते हुए सोचता है। उसने कहा था कि यहाँ रात के समय चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन भला जमीन थोड़ा ही चीख सकती है, तो आखिर ये आवाज कैसी थी? वो जमीन पर अपना कान लगाने के बारे में सोचता है, पर दूसरे ही पल थियो मन में कहता है, नहीं, यहाँ की जमीन जैसे मन हो वैसे रोए। मुझे तो नोएमी से माफी मांगने जाना होगा। वो जाते हुए माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हाँ, मुझे बोलना है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो नोएमी। वो सोचता है, मुझे तो सिर्फ उससे माफी मांगनी है, मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? जैसा कि मेरी ग्रेट आंटी हमेशा कहती थी, चाहे पैसा हो या फीलिंग, अगर देर हो जाए तो उसका भी ब्याज देना पड़ता है। उसे कमरे के बाहर पियरे का भाला पड़ा हुआ दिखाई देता है। थियो कमरे के अंदर जाता है। वो कमरे की हालत और उन दोनों को गौर से देखता है। थियो दौड़कर पियरे की कॉलर पकड़कर बोलता है, कमीने, तुमने यहाँ क्या किया है? नोएमी हिचकिचाते हुए बोलती है, सर थियो, आप गलत समझ रहे हैं। सर पियरे छत पर गिर पड़े। नहीं नहीं, मेरा मतलब छत तुम पर गिरने वाली थी। पियरे बोलता है, मैं यहाँ कुछ वापस लौटाने आया था। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम यहीं पर रहना चाहती हो तो मैं नहीं रोक रहा। याद रहे, अगर यहाँ के लोगों को ये पता चल गया कि तुम ही वो होली लेडी हो तो वो लोग तुम दोनों को ही खत्म कर देंगे। ये कहकर पियरे वहां से चला जाता है। थियो नोएमी से पूछता है, क्या तुमने इसे सब बता दिया कि तुम यहाँ रुकना चाहती हो? नोएमी कहती है, मैंने उनसे कहा कि मैं पानी का कोई दूसरा सोर्स ढूंढना चाहती हूँ। इस तरह हम दोनों इस बंजर जगह को दोबारा से उपजाऊ बना सकते हैं। थियो बोलता है, लेकिन यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। नोएमी बोलती है, 4 दिन, आप मुझे सिर्फ 4 दिन दीजिए, इतने कम टाइम में हम नहीं पकड़े जाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो सर थियो। जिस दिन आपने मुझे प्रपोज किया था, आप ही ने मुझसे ये कहा था कि मैं अपनी शादी के जरिए अपनी इच्छा के मुताबिक जिंदगी जीऊं। मैं दोबारा वो होली लेडी नहीं बनना चाहती जिसे आप नीचा समझते थे। सो प्लीज आप मुझे बस 4 दिन का समय दीजिए। आप मुझे वो लाइफ जीने का मौका दीजिए जिसे हम दोनों ही जीना चाहते हैं। सो प्लीज सर थियो। वो सोचती है, पहले मुझे सर थियो से अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय मैंने दोबारा से वही किया। मैं उनसे जो चाहती हूँ वो मांग रही हूँ। थियो सोचता है, मैं यहाँ नोएमी से माफी मांगने आया था, लेकिन मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ? थियो आँख भरकर बोलता है, ठीक है, हम 4 दिन बाद यहाँ से जाएंगे। वो बोलती है, आपका शुक्रिया सर थियो। देन अगले दिन नोएमी पियरे के साथ गांव की गली में खड़ी होती है। पियरे पूछता है, थियो हमारे साथ नहीं आ रहा? वो बताती है, हाँ, उन्होंने कहा कि प्लान को एडजस्ट करना है। वो सोचती है, सर थियो ने मुझे इसकी इजाजत दे दी, पर वो अब भी मुझसे थोड़ा गुस्से में है। बेशक वो हमारे साथ नहीं आएंगे। पियरे सोचता है, थियो यहीं पर रह रहा है जबकि इससे उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस होली लेडी में ऐसा क्या खास है जो वो इतनी हद तक जा सकता है? थियो, तुम तो ऐसे नहीं थे। नोएमी पूछती है, लेकिन सर पियरे, आप यहाँ पर क्यों हैं? पियरे बताता है, कौन जाने, जब तुम इधर उधर घूम रही हो तो ना जाने क्या बवाल खड़ा हो जाए। इससे लोग भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो बताओ, तुम अपनी होली पावर से यहाँ पानी कैसे वापस ला सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे गांव वालों को भी उसी तरह छूने जा रही हो जैसे कि तुम अपने मंदिर में आने वाले लोगों को छूती थी? नोएमी बोलती है, हाँ, मैं उनका भविष्य देखूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि पानी कहाँ मिलेगा। सर पियरे, चलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं। पियरे बोलता है, और हम उन्हें इसके पीछे का क्या कारण बताएंगे, जरा बताना। क्या तुम अपनी असली पहचान रिवील कर दोगी कि तुम वही होली लेडी हो? नोएमी बोलती है, ठीक है, मैं एक एक करके उनके पास जाऊंगी। पियरो उसकी एक्साइटमेंट देखकर सोचता है, ये बहुत जोशीली है, पर हाँ, कहना पड़ेगा ये थोड़ी बुद्धू भी है। थियो, क्या तुम्हें ऐसे टाइप की लड़की पसंद है? वो नोएमी को गांव के लोगों के पास लेकर जाता है।
नोएमी किसी न किसी बहाने से उन्हें छूकर उनका भविष्य देखती है, लेकिन उन सब गांव वालों के फ्यूचर में पानी की कमी से मरना लिखा होता है। पियरे उसे सहारा देते हुए कहता है, ध्यान से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये जमीन लोगों को खींच लेती है, इसीलिए तुम्हें सावधानी से कदम रखने चाहिए। उसके छूने पर नोएमी पियरे का फ्यूचर देखती है, जहाँ वो भी मर जाता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? नोएमी दुखी होकर बताती है, मैंने सभी लोगों का सेम फ्यूचर देखा। पियरे पूछता है, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपने विजन से पानी की खोज नहीं कर पाओगी? नोएमी सोचती है, सब मर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये विजन किसी क्लू की तरह है जो मुझे पानी तक ले जाएंगे, या फिर ये गॉड ओलैक की धमकी है। पर जरा रुको, एक और रास्ता है। जब मैंने सर थियो को चूमा था तो मैंने कई सारे फ्यूचर विजन देखे थे। हो सकता है लोगों को अपने होंठ से छूकर मैं और ज्यादा विजन देख पाऊँ। वो बोलती है, सर पियरे, एक और तरीका है, मैं उन्हें चूम सकती हूँ। इधर थियो एक जगह खड़ा होकर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की फिर से कहाँ चली गई? कहीं वो गांव के बाहर तो नहीं चली गई? कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा थियो से कहता है, सुनो, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? पियरे ने बताया था कि तुम इस गेम में बेहतर हो। थियो उन्हें इग्नोर करते हुए बोलता है, नहीं, मैं बिजी हूँ, तुम खेलते समय सावधान रहना। वो बच्चे बोलते हैं, ये तो बस यहाँ पर खड़ा है, क्या इसे ही बिजी रहना बोलते हैं? मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा मतलबी है, मुझे तो इसकी पत्नी पर तरस आ रहा है। थियो चिल्लाता है, रुको, मैं अभी बताता हूँ। वो बच्चे वहां से भाग लेते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तभी उनके पास एक बच्चा आकर बोलता है, हेलो, मैं थोड़ा बोर हो रहा था, क्या तुम मुझे भी अपने साथ खेलने दोगे? वैसे इसकी इविल स्माइल देखकर लगता है ये जरूर ओलैक है जो अपना भेष बदलकर यहाँ पर आया है। इधर नोएमी की बात से पियरे को शौक लग जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम लोगों को चूमना चाहती हो? नोएमी बोलती है, हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं, पर मुझे यकीन है कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा फ्यूचर देख सकती हूँ। जब मैंने राजधानी में सर थियो के साथ ऐसा किया था तो मैंने कई सारे अलग अलग तरह के फ्यूचर विजन देखे थे, इसीलिए मैं अपने होठों का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये सुनकर पियरे को झटका लग जाता है। वो सोचता है, हम भी इसे ग्रीटिंग के तौर पर करते हैं, लेकिन यहाँ तो हाथ पर या फिर गाल को छूकर ये किया जाता है। पर जरा रुको, मैं भला इसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ? वो बोलता है, ये पॉसिबल नहीं, एक मैरिड लेडी किसी को भी ऐसे नहीं चूम सकती। नोएमी बोलती है, लेकिन ये तो सिर्फ भविष्य देखने के लिए है और कुछ भी नहीं। पियरे बोलता है, हाँ, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तुम्हारे देश से बेहद अलग है। क्लैन में तुम एक साधारण नागरिक हो और यहाँ कुछ प्रथाएं हैं जो तुम्हें फॉलो करनी होती है। वो कहती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही तरीका है। पियरे मना कर देता है। वो बोलती है, ठीक है, मैं कुछ और सोचती हूँ। पियरे सोचता है, क्या यह हमारी परेशानी को दूर करने के लिए इस हद तक जाने को तैयार है? थियो ने कहा था कि वो इस पर भरोसा करता है और नोएमी बहुत भोली है। मैं थियो की बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन वो बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा और तुम में इसके लिए हिम्मत है तो पहले इसे मुझ पर आजमा कर देखो। मैं भी यहीं का निवासी हूँ, तो मैं मुझ पर ट्राई करके कुछ ना कुछ तो दिख ही सकता है। वो उसे देखकर सोचता है, हाँ, ये हिचकिचा रही है। मुझे पता था ये उन लोगों को चूम सकती है जिन्हें ये नहीं जानती, लेकिन चूंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे ये पहले से ही जानती है, इसीलिए नोएमी उसे पकड़कर बोलती है, हाँ, मैं करूंगी। आपका शुक्रिया सर पियरे, प्लीज, मैं तैयार हूँ। पियरे घबराकर बोलता है, एक मिनट, जरा रुको। पर उसके मना करने का कोई फायदा नहीं होता। नोएमी विजन देखते हुए सोचती है, हाँ, मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर पानी है। सर पियरे के फ्यूचर में पानी है। वो कुछ और विजन देखती है जहाँ वो पियरे के साथ में होती है और पियरे के पास थियो का आयरन क्राउन होता है। पियरे झटके से उससे दूर हट जाता है। तभी नोएमी बोलती है, मैंने देख लिया। वो सोचती है, वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड और मेरे बच्चे थे, लेकिन भला मुझे इनके भविष्य में मेरा फ्यूचर क्यों दिख रहा था? पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं। वो बताती है, एक गुफा, पानी एक गुफा के अंदर है। वो दोनों दौड़कर थियो के पास आते हैं। थियो मन में बोलता है, क्या वो पूरे टाइम पियरे के साथ में थी? थियो उसे कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हें लोगों से मिलना है। वो बताती है, एक गुफा, उसके अंदर हमें पानी मिलेगा सर थियो। पियरे कहता है, पर यहाँ आसपास तो कोई गुफा नहीं है। थियो, तुम्हारी पत्नी कह रही है कि किसी गुफा में पानी है। नोएमी सोचती है, यहाँ पर कोई गुफा नहीं, तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? क्या मेरा ये मानना सही है? उस गुफा तक पहुँचने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। थियो बोलता है, अगर कोई गुफा नहीं है तो हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। नोएमी के विजन कभी गलत नहीं होते। वो नोएमी से कहता है, तुम फिर से ध्यान दो, हो सकता है कोई सुराग हो जो तुमने मिस कर दिया हो। नोएमी, पियरे बोलता है, तुमने वही भविष्य देखा जो तुम देखना चाहती थी, तो और क्या परेशानी हो सकती है? नोएमी बताती है, मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम पानी को ढूंढें, किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मैंने सभी गाँव वालों के भविष्य में मौत देखी थी, उन सभी की किस्मत में मरना लिखा था। थियो पूछता है, क्या तुम श्योर हो सकता है ये कुछ और हो? पियरे कहता है, थियो, तुम्हें ने कहा था कि तुम्हारी वाइफ के विजन सच्चे होते हैं। मिस नोएमी, क्या ये कुर्बानी सिर्फ एक इंसान के लिए काफी होगी? नोएमी बोलती है, मैं पक्की तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन पियरे बोलता है, तुम्हें श्योर होना पड़ेगा क्योंकि मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। थियो बोलता है, क्या? पियरे कहता है, थियो,
लगता है उस जिंदगी का इस्तेमाल करने का समय आ गया जिसे तुमने मरने से बचा लिया था। तो एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 7 साल पहले पियरे जंग में लड़ते लड़ते काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और वो वहीं जंग के मैदान पर गिर जाता है। तभी थियो उसके पास आता है। वो पियरे को उठाकर अपने कैंप में ले आता है। थियो अपनी ग्रेट आंटी के साथ में होता है। पियरे अपनी आंखें खोलता है। पियरे उसे देखकर सोचता है, क्या ये हमारे दुश्मन है? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वो उनसे कहता है, मैं आपका ये कर्ज एक दिन जरूर चुका दूंगा। आंटी बोलती है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि टालने से कर्ज का ब्याज बढ़ने लगता है। तभी थियो बोलता है, ग्रेट आंटी, वो भला आपको एहसान क्यों चुकाएगा? वो पियरे से कहता है, सुनो, वो मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम्हें समझ आया? अब प्रेजेंट में थियो कहता है, क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इस तरह तुम मेरा एहसान चुका दोगे? तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। उन बच्चों में से एक को रेत अपने अंदर खींचने लगती है। वो तीनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। पियरे उसकी ओर रस्सी फेंकता है और वो दोनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त नोएमी को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। इंसानों को मौत से डरता हुआ देखना बेहद मजेदार होता है। हाँ, तुम्हारा यही एक्सप्रेशन। मैं भला खुद को कैसे रोक सकता हूँ? मैं तुम्हें मिस कर रहा था माय डियर वाइफ। तो वो बच्चा असलियत में ओलैक ही होता है। वो नोएमी से कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? नोएमी थियो और पियरे को आवाज दे रही होती है पर ओलैक के जादू के कारण उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही होती है। वो बोलता है, तुम अपनी ताकत बर्बाद करना बंद करो। तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। वो लोग भी तुम्हें यहाँ से नहीं देख पाएंगे। अब हार मान लो, उस बच्चे को मर जाने दो। वैसे भी उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट भी करता होगा। पानी ढूंढने के लिए एक छोटी सी जान का मर जाना ही बेहतर होगा। सभी इंसानों को आखिरकार तो मरना ही होता है। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो बस केवल छोटी सी मौत है। नोएमी सोचती है, छोटी सी मौत? वो उस पल को याद करती है जब उसे ओलैक की पत्नी बनाया जा रहा था और वो फूट फूट कर रो रही थी और तभी से उसे अपनी मौत का विजन दिखाई देने लगा था। उसका हर दिन मौत की तरह था। वो बोलती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई भी पर्सन मौत का आदी नहीं बन सकता। मैं हर दिन अपनी मौत को देखती थी लेकिन मैं कभी भी इसकी आदी नहीं हुई। फिर भी तुम वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो और इतने भयानक मंजर को छोटी सी मौत कह रहे हो। अब मुझे समझ आ गया, तुम हम इंसानों के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने खुद को सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वो नहीं करूंगी जो तुम चाहते हो। ओलैक ओलैक बोलता है, क्या ऐसी बात है? लेकिन ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका फैसला तुम खुद करोगी। ये दुनिया का नियम है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। वो अपना जादू हटा लेता है। ओलैक नोएमी से कहता है, देखो, सब कुछ मेरी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। नोएमी सोचती है, नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं होने दूंगी जैसा कि तुम चाहते हो। ओलैक बोलता है, देखते हैं तुम अपना बेस्ट दे पाती हो या नहीं। वो दौड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगती है। ओलैक पीछे से उसे देख रहा होता है। वो उस बच्चे को पकड़कर बोलती है, इसे ऊपर खींचो। कुछ देर में वो बच्चा बाहर आ जाता है लेकिन उसकी जगह नोएमी जमीन के अंदर धंसने लगती है। फिर चिल्लाकर बोलता है, नोएमी। नोएमी सोचती है सब कुछ ठीक रहेगा। वो बच्चा आखिरकार बच जाता है लेकिन इस सब में नोएमी पूरी तरह से जमीन के अंदर समा जाती है। नीचे ओलैक अपनी बाहें फैलाकर बोलता है, बेवकूफ औरत, तुम कुछ नहीं कर पाई तो आखिर में तुमने अपनी जान ही कुर्बान कर दी। हालांकि यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे अचानक वाली खुशी देती हो। भले ही तुम अपनी किस्मत से भाग रही थी लेकिन आखिर में तुम मेरे पास वापस आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था माय डियर वाइफ। नोएमी नीचे गिरती जा रही होती है। तभी एक तेज आवाज आती है, नोएमी बेलोन, उठ जाओ। नोएमी अपनी आंखें खोलती है तो ये हमारा हीरो थियो होता है जो उसे बचाने के लिए आया होता है। वो नोएमी को कस के पकड़कर उसे गले लगा लेता है। नोएमी बोलती है, सर थियो, आप आ गए। ये देखकर उलैक गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी इच्छा में टांग अड़ाओ? आखिर ये आदमी तुम्हारा कौन है जिसने तुम्हें मंदिर से भागने पर मजबूर किया और यहाँ तक कि उसके लिए तुमने ये सब किया है? ये तो सिर्फ एक साधारण इंसान है जो वही जिंदगी जी रहा है जिसे मैंने लिखा है। ये नाटक बंद करो और चुपचाप हार मान लो, समझी? नोएमी सोचती है, अब मैं किसी चीज को लेकर हार नहीं मानूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं, जब मुझे ये पता है कि जिंदगी कैसे जीते हैं। वो उसकी ओर बेकार सा इशारा करती है। वैसे नोएमी ने ये इशारा करना अंधेरा के लोगों से ही सीखा था। ओलैक कहता है, बहुत बढ़िया, जाओ और जीने की कोशिश करो। तुम ऐसी जिंदगी जियो जो दर्द और पछतावे से भरी हो। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। नोएमी पूछती है, सर थियो, आप ठीक तो है? थियो खांसते हुए बताता है, मुझे लगता है एक बार में मर जाना इससे कम दर्द भरा होता है। नोएमी इमोशनल होकर बोलती है, और अगर सच में ऐसा हो जाता तो? थियो कहता है, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ क्यों कूद गई थी? हाँ, राजधानी में जो जश्न होने वाला है वो लगभग मातम में बदल गया होता। तभी नोएमी हैरान होकर बोलती है, सर थियो, वो देखिए, हमें पानी मिल गया। तो आखिरकार ये लोग पानी ढूंढ ही लेते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, थियो एक मेन लीड के तौर पर एकदम परफेक्ट है। नोएमी बोलती है, ये ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अपने विजन में देखा था। वो अचानक से बैठ जाती है। थियो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ, मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। सर थियो, हमने कर दिखाया। वो सोचती है, ओलैक गलत था,
हमने किसी को कुर्बान किए बगैर पानी खोज निकाला। इंसान गॉड की कठपुतलियां नहीं होते और अब मुझे शहीद होने के लिए नहीं जीना पड़ेगा। वो जोर जोर से रोने लगती है। थियो बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेता है। वैसे यहाँ पर ये नोटिस करने वाला है, हम ऐसे अधिकतर सीन में देखते हैं जहाँ मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर को रोने से चुप कराने लगता है, पर यहाँ पर ये सीन काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि थियो नोएमी को रोने से नहीं रोकता, ताकि उसका दर्द जो उसने इतने सालों तक सहा है वो बाहर निकल सके। तो अब उस गांव में पानी आ जाता है। पियरे थियो से बोलता है, नोएमी अमेजिंग है, उसने तो हमारे महान थियो फिलब्रियाट को उसे बचाने के लिए दलदल में कूदने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वैसे हमें ये बार बार देखने को नहीं मिलता जहाँ तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए देखा जाए। थियो कहता है, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं मरूंगा। पियरे बोलता है, कैसे? क्या नोएमी ने ये भी अपने विजन में देखा था? थियो सोचता है, हाँ, और सिर्फ यही कारण था कि मैंने ये बेवकूफी भरा काम किया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? वो बोलता है, हाँ, उसने देखा था। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों इस सफर पर साथ में ना होते। पियरे कहता है, नोएमी ने तो तुम्हें भी भविष्यवाणियों पर विश्वास दिला दिया। यही चीज है जो नोएमी को और वंडरफुल बना देती है। मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में गलत था थियो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे थैंक यू कहूंगा। आखिरकार हमारे गांव को लैग की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। हालांकि मैं नोएमी से माफी मांगूंगा, जैसे मैं तुम्हें गलत समझने और जोश में आकर बात करने के लिए माफी चाहता हूँ, ऐसा कुछ। ये सुनकर थियो सोचता है, यहाँ तक कि पियरे जैसा इंसान भी जानता है कि ढंग से माफी कैसे मांगी जाती है। और मैं तो नोएमी का हस्बैंड हूँ, लेकिन फिर भी नोएमी के पास दो गाँव वाले आकर उसे एक शॉल गिफ्ट करते हैं और उसे पानी लाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। वो औरत उसे गले लगाकर बोलती है, मैंने सुना कि तुमने हमारे एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी काइंडनेस ने ना सिर्फ उस बच्चे को बचाया है, बल्कि इससे हमारा पूरा गांव बच गया। मैं तुम्हें बधाई देती हूँ और अपनी ब्लेसिंग देती हूँ कि तुम्हारा सफर खुशनुमा रहे। नोएमी सोचती है, ब्लेसिंग, ये वो शब्द है जिसे मैंने बहुत बार लापरवाही से कहा है, तो ब्लेसिंग पाकर सच में ऐसा महसूस होता है। ये कितनी अच्छी फीलिंग है। तभी थियो वहां पर आता है। वो गांव वाले वहां से जाते हुए बोलते हैं, चलो हम चलते हैं, तुम्हारे पति यहाँ आ गए, हम तुमसे फिर कभी मिलेंगे। थियो और नोएमी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ में कुछ कहने चलते हैं और दोनों ही चुप हो जाते हैं। थियो बोलता है, आई एम सॉरी। नोएमी कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ही सेम टाइम पर बोल दिया। थियो बोलता है, नहीं, इसके लिए नहीं, मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं गलत था। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम अपने अतीत को लेकर कंफर्टेबल रहो और तुम्हें उन चीजों के लिए गिल्टी ना फील करना पड़े जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी। लेकिन मैंने बुजदिलों की तरह वो सब बोल दिया। नोएमी थियो का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ, मैं भी। जब मैंने कहा कि आप भी उन पुजारियों की तरह है, ये बिल्कुल गलत था। असलियत में तो आप उन सबसे एकदम अलग है। आप ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जब मैंने वो बात कही तब मैं खुद पर नाराज थी और मैंने इसका गुस्सा आप पर निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर। थियो थियो भी भावनाओं में आ जाता है। वो कहता है, मैं भी यही कहना चाहता था। आई एम सॉरी और थैंक यू नोएमी। पियरे अपने ऊँटों पर बहुत सारा सामान लाद रहा होता है। थियो पूछता है, तुम चाहते हो कि हम ये सारा सामान अपने साथ लेकर चलें? पियरे कहता है, तुम्हें काफी लंबा सफर तय करना है, इसीलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं जितना निकाल सकता था मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। वो ऊँट की ओर इशारा करके बोलता है, तुम चिंता मत करो थियो, ये बहुत स्ट्रांग है। ये देखकर थियो सोचता है, ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। वो कहता है, मैं खुद को लेकर परेशान हूँ, इस ऊँट को लेकर नहीं। मैं इस पर बैठूंगा कहाँ पे? पियरे उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें पैदल चलना होगा मेरे भाई। वैसे भी तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। अब वो लोग एंथरा के गांव से निकल रहे होते हैं। पियरे भी उसके साथ में आने लगता है। थियो पूछता है, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पियरे बताता है, राजधानी तक का सफर 7 दिनों का होगा और ये सफर काफी खतरनाक होता है। मैं मेरे गांव का भला करने वालों को वहां तक अकेले कैसे भेज सकता हूँ? क्या होगा अगर कहीं रास्ते में तुम्हारी मुलाकात डाकुओं से हो जाए? तुम अकेले उन सभी से नहीं निपट पाओगे थियो। थियो बोलता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं इस ओर जा रहा हूँ। पियरे बोलता है, मेरे मुकाबले तुम कुछ नहीं। थियो कहता है, मैंने कहा तुम जाओ। अब वो तीनों चलना शुरू करते हैं। पियरे नोएमी से कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। पियरे और नोएमी साथ में हंस कर बातें करने लगते हैं। थियो उन्हें एक साथ में देखकर फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, अभी कुछ दिनों पहले तक ये नोएमी से नफरत करता था, लेकिन अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। ये कितना अननोइंग है। पियरे थियो से कहता है, राजधानी के पास एक मैदान है, हमें वहां पहुंचने को कुछ दिन लगेंगे। थियो बोलता है, तो चलो हम रात में यहीं पर डेरा डाल लेते हैं ताकि हम लोग आराम कर सके। ये एकदम सही जगह है। पियरे बोलता है, हाँ, खतरनाक सांपों के अलावा। थियो कहता है, सांप? पियरे बताता है, चिंता मत करो, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो सांपों की आवाज 10 एकड़ दूर से भी सुन सकता हूँ। वो नोएमी से बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी सांप दिखे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ लूंगा। नोएमी बोलती है, ठीक है। उसकी बातें सुनकर थियो का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो तीनों उसी जगह पर अपने रहने का इंतजाम करने लगते हैं। नोएमी एक पोटली खोलने की कोशिश कर रही होती है। थियो उसे लेकर उसकी गांठ खोल देता है
और वो टेंट के अंदर आने में भी नोएमी की मदद करता है। नोएमी से थैंक यू बोलती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने की कोशिश कर रही होती है। थियो उसे देखकर सोचता है इस तरह तो ये खुद को चोट पहुंचा लेगी। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पियरे नोएमी के पास आकर उससे कहता है ऐसे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें कुल्हाड़ी को ऐसे पकड़ना चाहिए। शुरुआत में तो ये मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम इसे सीख लोगी तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगा। नोएमी बोलती है सर पियरे, मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। जब हम दोनों ने किस किया था तो मैंने ये पल अपने विजन में देखा था। ये बात सुनकर थियो को एक तगड़ा वाला झटका लग जाता है। पियरे भी इससे शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों थियो की ओर देखते हैं। थियो सख्त आवाज में बोलता है क्या, तुम दोनों ने क्या किया था? नोएमी सोचती है अरे हाँ सर, थियो को इस बारे में नहीं पता। पियरे हिचकिचाकर बोलता है थियो, हमें पानी लाने के लिए विजन देखने की जरूरत थी और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। थियो वहां से जाते हुए कहता है तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं पानी के पास जा रहा हूँ। पियरे बोलता है रुको, हम दोनों साथ में चलते हैं। थियो बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं वहां अकेले ही जाना चाहता हूँ। पियरे सोचता है अभी ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब थियो नहाते हुए सोच रहा होता है अगर मैं इसके बारे में गौर से सोचूं तो नोएमी हमेशा से ही ऐसी बेतुकी रिक्वेस्ट करती आ रही है, जैसे मुझे चूमना, उसके कमरे में ठहरना, लेकिन ये सब तो हमारी शादी के एग्रीमेंट की पहले की बात है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शादी नकली है? क्या नोएमी को ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि वो मेरी असली पत्नी नहीं है? पर ये बात तो सच है, हमारी शादी तो बस एक एग्रीमेंट पर टिकी हुई है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में हैं। मैं अपने खानदान की खोई हुई विरासत पाना चाहता हूँ, शादी नहीं। वो सिर्फ एक हस्बैंड चाहती थी ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद करती है। इससे भला मेरा क्या लेना देना? ये सब सोच सोच कर वो परेशान हो जाता है। नोएमी पियरे से बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है हमने ये तय किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। पियरे बोलता है तुम्हें मेरे बजाय थियो के पास जाकर उसे ढंग से माफी मांगनी चाहिए। नोएमी कहती है क्या मैं उनसे ये कहूँ कि मैंने ये सिर्फ फ्यूचर देखने के लिए किया था? पियरे बोलता है वो इस नजरिए से नहीं देखेगा, तुम्हें तो पता है ये किस थी। नोएमी उसकी बात समझ नहीं पाती। पियरे बोलता है जब लोग किसी से प्यार करते हैं तब ये करते हैं। नोएमी पूछती है क्या? पियरे कंफ्यूज होकर बोलता है हाँ, जैसे कि तुम और थियो। नोएमी पूछती है क्या मैं और सर थियो एक दूसरे से प्यार करते हैं? पियरे कहता है क्या, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तुम ही तो उसके साथ में भागी ताकि तुम दोनों शादी कर सको, है ना? नोएमी को अब भी कुछ समझ नहीं आता। वैसे नोएमी हद से ज्यादा भोली है। पियरे हैरानी से बोलता है एक दूसरे को देखने के लिए एक्साइटेड होना, एक दूसरे को जानने की चाह रखना, हमेशा साथ रहने की ख्वाहिश करना और एक दूसरे को थामे रखना, एक दूसरे के बगैर रह ना पाना, कभी कभी ऐसा लगना कि तुम्हारा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। क्या तुम थियो के लिए यह महसूस नहीं करती? क्या तुम इसीलिए उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई? नोएमी बोलती है मुझे उनके पास जाना होगा। वो जाते हुए सोचती है जानने की इच्छा रखना, हमेशा उनके साथ रहना, उनको देखने के लिए एक्साइटेड रहना, उनका हाथ थामना, उन्हें पाने की इतनी चाह रखना, और जब उनके साथ में हो तो ऐसा लगे कि जैसे मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यही लव होता है। तो जहाँ थियो नहा रहा होता है नोएमी वहीं पर आ जाती है। वो उसे पुकारती है सर थियो, आप यहाँ पर हैं। थियो उसे वहां देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ पर, तुम वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आना। नोएमी पूछती है क्या कुछ हुआ है? तभी उसे सिचुएशन का पता चलता है। वो अपना चेहरा पलटकर कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। थियो बोलता है तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई? नोएमी कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। सर थियो, क्या हम प्यार में हैं? ये सुनकर थियो कुछ देर तक चुप रहता है। इधर पियरे अपने खाने के लिए एक छिपकली भूज रहा होता है। सीरियसली, ये वाकई में छिपकली होती है। वो सोचता है क्या एक लड़की जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो वो वाकई ऐसा सवाल पूछेगी? और उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसे पता ही ना हो कि प्यार किस चीज को बोलते हैं। तभी अचानक उसका एक घोड़ा पियरे पर हमला करने चलता है। पियरे चिल्लाता है तुम शांत हो जाओ। एक बड़ा सा अजगर उसके ऊंट को काटने चलता है। पियरे एक डंडे से उसे खत्म कर देता है। इधर थियो नोएमी से बोलता है तुम मुझसे ही क्या पूछ रही हो? नोएमी कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम प्यार में हैं? किसी दूसरे पर्सन को चूमना ये सुनकर अजीब लगे, क्या हमारे बीच में ऐसा ही कुछ है? मैं कंफ्यूज हूँ। थियो सोचता है अच्छा तो तुम ये पूछ रही हो कि जब हम दोनों प्यार में नहीं है तो मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? हाँ, तो क्या नोएमी मुझे यहाँ पर ये बताने आई है कि मुझे उसके और पियरे के ये करने पर गुस्सा होने का कोई हक नहीं है? मुझे ये पहले से ही पता था। वो बोलता है नहीं, हमारी शादी तो बस एक अग्रीमेंट है। तुम सिर्फ यही बात जानने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि तुम्हें मेरे नहाने में बाधा डालनी पड़ी। नोएमी कहती है मुझे लगा कि आप बहुत गुस्से में हैं। थियो बोलता है मैं तो बस केवल हैरान था, ये कोई अच्छी बात नहीं। नोएमी बताती है सर पियरे गांव को बचाना चाहते हैं। और तभी थियो कहता है हाँ, हालांकि मुझे पता है कि हमारी शादी असली नहीं, पर कुछ रूल्स होने चाहिए जिन्हें निभाना जरूरी हो। वो उसके पास आते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किए गए काम की वजह से लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना लें। खैर,
मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए ये समझना मुश्किल है। तुम्हारे लिए मेरे अलावा किसी दूसरे पर्सन को छूना कुछ भी नहीं है ना? अगर तुम अभी मुझे चूमकर अपना पसंदीदा फ्यूचर देख सको, तो मुझे पता है तुम जरा भी नहीं हिचकिचाओगी नोएमी। वो नोएमी के करीब आ जाता है। नोएमी अपना चेहरा घुमा लेती है। थियो बोलता है, क्या हुआ? क्या अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती, या फिर वजह ये है क्योंकि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है? मैंने ठीक कहा ना? जब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत हो तब तुम मेरा इस्तेमाल कर लेना। वो वहां से जाते हुए बोलता है, चलो वापस चले। अगर अंधेरा हो गया तो हम रास्ता भटक सकते हैं। नोएमी सोचती है, मैंने सोचा कि सर थियो भी मेरे जैसा ही फील करते होंगे, लेकिन लगता है ये मेरी भूल थी। वो दोनों वापस से अपनी जगह पर आते हैं। यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका होता है। नोएमी इशारा करके बोलती है, सर थियो वो देखिए वहां पर एक सांप है। थियो उसे रोककर बोलता है, ध्यान से, ये खतरनाक हो सकता है। पियरे उनके पास आते हुए बोलता है, थियो हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। हमारे ऊंट और घोड़े सब भाग गए हैं। देन अब हम नोएमी के भाई एंजो को देखते हैं। वो एक जगह पर होता है जहाँ कई सारी किताबें होती हैं। एंजो वहां रखी एक तिजोरी खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालता है। ओलाग के मंदिर में कई सारे पुजारी आपस में बहस कर रहे होते हैं। होली लेडी जल्द ही अडल्ट हो जाएंगी। इससे पहले कि वो अपनी मासूमियत खो दें, हमें उन्हें वापस लाना होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गॉड हमारे साथ क्या करेंगे। थियो फिलग्रेड आसानी से उन्हें वापस नहीं लाएगा। हमें उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देनी होगी। मेन पुजारी यानी नोएमी और एंजो के डैड चिल्लाकर बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों की बकवास बातें सुन रहा हूँ। तुम लोगों के पास कोई हल नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये डंका पीटूं कि मैं अपनी बेटी को संभाल तक नहीं पाया, और मैं ओलैग के साथ साथ बेलोन फैमिली का भी नाम मिट्टी में मिला दूं? तभी एंजो बोलता है, मैं इसे इस तरह से समझ पाया हूँ। हमारे रॉयल गॉड ओलैग महान है। उनके भक्त पूरे देश में फैले हुए हैं, और चूंकि ये खबर पहले ही सब तरफ फैल चुकी है, तो चलिए हम इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और होली लेडी का पता लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया बुरा है। क्या हो अगर हम आपके नाम से आसपास के स्टेट में लेटर भेजें? हम लिखेंगे, एक बिजनेसमैन ने फिरौती के लिए होली लेडी को किडनैप कर रखा है और हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। इससे सभी लोगों का ध्यान उस बिजनेसमैन पर चला जाएगा, नोएमी पर नहीं। हम आसपास के देशों में रहने वाले उलैग के भक्तों के बीच एक रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। डैड बोलते हैं, तो तुम ये अफवाह फैलाकर इंतजार करना चाहते हो? हाँ, जब वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए ये कर सकते हैं। वो लोग हैं सिनर्स। दूसरे पुजारी बोलते हैं, सिनर्स? पर कैसे? सिनर लोग तो डेविल की पूजा करते हैं। एंजो उसी बॉक्स को खोलकर बोलता है, टाइसिन, अगर हम सिनर से वादा करें कि हम उन्हें डेविल की हड्डी दे देंगे तो वो नोएमी को ढूंढकर हमारे पास वापस ले आएंगे। एक पुजारी कहता है, पर माय लॉर्ड, पर ये तो धोखा होगा। ये चीज हमारे मंदिर से बाहर नहीं जा सकती। एंजो बोलता है, हम पवित्र लोग हैं। हम उन पापी सिनर्स के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। ये आयरन क्राउन का टुकड़ा उन सिनर्स को उकसाने का एक साधन है, और हम असलियत में उनके हाथ में कभी भी ये चीज नहीं रखेंगे। मैं अपने परिवार का नाम और ओलैग के नाम को दांव पर लगाऊंगा। तो इस सीन से हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिस आयरन क्राउन को थियो ढूंढ रहा है, उसका एक टुकड़ा इन लोगों के पास है। इधर ये तीनों घोड़े और ऊंट के गायब होने की वजह से पैदल चल रहे होते हैं। नोएमी सोचती है, लगता है मैंने सर थियो को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और अब तो हमारे घोड़े और ऊंट भी गायब हो चुके हैं। पियरे उदास होकर बोलता है, मेरे प्यारे बच्चे उस सांप की वजह से भाग गए। थियो कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम सांपों से निपटने में माहिर हो, है ना? नोएमी सोचती है, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। मैं सर थियो को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती। तभी उन्हें वहां पर पियरे के घोड़े और ऊंट दिखाई देते हैं। पियरे उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और दौड़कर उनके पास जाने लगता है। एक बिजनेसमैन उसे रास्ते में रोककर कहता है, क्या आप कोई मुसाफिर हैं जो कोई सवारी ढूंढ रहे हैं? पियरे बताता है, ये मेरे जानवर हैं। मैंने कुछ देर पहले इन्हें खो दिया था। बिजनेसमैन बोलता है, ये तो पॉसिबल नहीं। मैं तो इन्हें बचपन से पालता आ रहा हूँ, यहाँ तक कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे। पियरे बोलता है, क्या ये तो नामुमकिन है। वो चिल्लाता है, ये मेरे हैं, समझे? तुम इनकी पीठ पर ही निशान देखो। बिजनेसमैन बोलता है, हर जानवर के पास ऐसे निशान होते हैं मिस्टर। पियरे कहता है, जरा ये देखो, इनके खुर वी शेप में है, जो हमारे गाँव की पहचान है। बिजनेसमैन बोलता है, वाओ, क्या इत्तेफाक है, हमारे गाँव की भी यही पहचान है। इस तरह वो दोनों जानवरों को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। दो आदमी दूर से उन्हें देखकर बोलते हैं, क्या तुम वो देख रहे हो? लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। नोएमी ने थियो को झगड़े में पड़ने से रोक रखा होता है। वो दोनों आदमी उनके पास आकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? पियरे उन्हें देखकर सोचता है, क्या ये लोग सैनिक हैं? वैसे इनके पहनावे से तो नहीं लगता। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम लोग बड़े अजीब लग रहे हो। पियरे बोलता है, तुम लोग भला कौन हो, और तुमने अजीब किसको बोला? वो आदमी पियरे से कहता है, सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। बिजनेसमैन सोचता है, अरे उल्लू, ये लोग नाइट्स नहीं बल्कि ये लोग मिलिशिया से हैं, इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। वो आदमी बोलता है, हमने तुम लोगों को यहाँ पाया जहाँ चोर घूमते हैं, और तो और तुम्हारे साथ में एक विदेशी लड़की भी है। आखिर माजरा क्या है? लगता है यहाँ कुछ गैर कानूनी चल रहा है। चलो तुम लोग मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ।
थियो नोएमी के सामने आकर उसे पीछे कर देता है। बिजनेसमैन उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है। इसका नाम मजीद होता है। मजीद बताता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो राजधानी जाने के लिए निकला था। अब वो दोनों थियो पियरे और नोएमी से आईडी कार्ड मांगते हैं। थियो सोचता है, धत तेरे की, मैं इन्हें वो नहीं दिखा सकता। तभी मजीद उस आदमी से बोलता है, ये मेरे बेटे का दोस्त है और ये मेरा बेटा है। वो पियरे को अपना बेटा बता रहा होता है। वो बताता है, ये हमारे जानवरों को अपने दोस्त को शादी के तोहफे के तौर पर देना चाह रहा था, इसी वजह से हम बहस कर रहे थे। वो आदमी बोलता है, अच्छा, क्या एक बिजनेसमैन के बेटे की बॉडी पर ऐसा टैटू होता है? मजीद बताता है, आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही हो, वो नाइट्स की तरह बनने का सपना देखते हैं। आजकल के बच्चे आप जैसे हाई पोजीशन वाले लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। इस टैटू की वजह भी यही है। वो पियरे के पीठ पर मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें सोचने की जरूरत है। क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तुम तो किसी काम के नहीं, नालायक। ये नाटक देखने के बाद उन दोनों आदमी को उन पर भरोसा हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। मजीद राहत की सांस लेता है। वो थियो की ओर देखकर कहता है, लगता है तुम लोग मेरे कर्जदार हो चुके हो। अब वो लोग मजीद के साथ में चलने लगते हैं। वो कहता है, क्या अंधेरा में पानी वापस आ गया? अगर वहाँ सब कुछ अच्छा रहा तो वो जगह दोबारा बिजनेस का सेंटर बन जाएगी। ये जानकारी बहुत कीमती है। थियो पूछता है, क्या आप इस जानकारी के बदले हमें एक रात सोने की जगह दे सकते हैं? मजीद बोलता है, तो फिर मैं तुमसे कुछ और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। हे लाल बालों वाले लड़के, तुम कितनी समय से एक नाइट हो? तुम्हारा ये टैटू सब कुछ उजागर कर देता है। पियरे बोलता है, मैं 10 सालों तक एक नाइट रहा और अब मुझे घर लौटे हुए 2 साल हो गए हैं। मजीद बोलता है, वैसे तुम्हारा ये टैटू भी काफी पुराना लग रहा है। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, न केवल निशान बल्कि नाइट्स की पोजीशन भी। थियो पूछता है, वो किस तरह? मजीद बताता है, जब से शाही महल ने ऊंची बोली लगाने वाले और पैसे वाले लोगों को नाइट्स बनाना शुरू कर दिया है, तब से सब कुछ खराब होने लगा। वो हमें मिले पीछे 2 आदमी भी नाइट की तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो उस रास्ते से उनकी वजह से कभी वापस ही नहीं लौटे। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि वो लोग इंसानों को बेचने में भी शामिल है। हम नहीं जानते कि पकड़े जाने के बाद वो सचमुच हमें महल लेकर जाते या फिर बेच देते। राजधानी एक वक्त में बिजनेस से भरी चहल पहल वाली जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई कानून नहीं। थियो सोचता है, हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा। पेरे मजीद से कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मजीद बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। अगर वो लोग तुम्हें लेकर चले जाते तो जाहिर है मैं और तुम्हारे जानवर भी उनसे बच ना पाते। पियरे बोलता है, तो फिर ठीक है, अब जो मेरा है वो मुझे लौटा दो, मैंने तुम्हें सारी बात की जानकारी दे दी है। मजीद बोलता है, मुझे तो सारी बातें पहले से ही पता थी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पियरे कहता है, तुम तो एक नंबर की चोर हो। मजीद बताता है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। वैसे आज रात तुम दोनों यहाँ पर रुकोगे, ये मेरा घर है। हम लोग सफर करते हैं जहाँ तक ये आसमान हमें लेकर जाए। तो यहाँ पर एक पूरा गांव बसा होता है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग होते हैं। इन तीनों का यहाँ पर बढ़िया से वेलकम किया जाता है। थियो कहता है, क्या आपको यकीन है कि ये ठीक रहेगा? या सच में हमें इस गांव के चीफ को ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं? मजीद बोलता है, तुम्हें यहाँ पर एक रात रुकने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हम चीजों को खरीद कर बेचने के लिए घूमते हैं और अक्सर कई विदेशी लोगों से सौदा करते हैं। हम लोग रोजाना 10 से भी ज्यादा लोगों से मिलते हैं। हमारे चीफ हर इंसान को ग्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन असलियत में यहाँ पर सत्ता किसी और के हाथ में है। एक लड़की गांव के चीफ के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मजीद बताता है, ये वही है। इस लड़की का नाम काप्ती है। ये हमारे चीफ की सबसे छोटी बेटी है और वो बेचारा डांट खाता आदमी उसका बाप हमारे गांव का चीफ है। नोएमी उस गांव की लड़कियों के टेंट में आती है। वो लोग नोएमी से पूछती हैं, तो बताओ उनमें से कौन है? नोएमी बोलती है, क्या? लड़कियां पूछती हैं, उन 2 हैंडसम लड़कों में से तुम्हारा पार्टनर कौन वाला है? नोएमी बताती है, पार्टनर? अच्छा, तुम्हारा मतलब सर थियो। एक लड़की बोलती है, अच्छा, तो क्या वो काले बालों वाला? वाओ, उसका नाम भी काफी हैंडसम है, थियो। नोएमी उदास होकर सोचती है, हालांकि मैं अभी भी उन्हें सर थियो कहकर पुकारती हूँ। वो बोलती है, हाँ, वही जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, वही थियो है। एक दूसरी लड़की कहती है, तो इसका मतलब वो तगड़ा लाल बालों वाला पर्सन सिंगल है ना? वैसे तुम्हें हमारे बीच इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं। लड़कियां नोएमी से पूछती हैं, तुम दोनों कब से साथ में हो? क्या ये तुम्हारे रिलेशनशिप की शुरुआत है या फिर तुम्हें काफी टाइम हो गया है? नोएमी बताती है, हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमने अभी तक वेडिंग सेरेमनी नहीं की है। लड़कियां बोलती हैं, अरे वाह, यानी तुम्हें प्रपोज किया गया होगा। क्या उसने अपने घुटनों पर आके तुम्हें प्रपोज किया? हमें बताओ। और अब तो तुम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं ना? नोएमी को उनकी बातें समझ नहीं आती। तो अब ये सारी लड़कियां हमारी भोली भाली नोएमी को शादी के बारे में भर भर कर ज्ञान देने लगती हैं। नोएमी बेहद एम्बैरेस हो जाती है। वो कहती है, सर थियो अभी भी मुझसे नाराज है और बात नहीं कर रहे। उन लोगों के पूछने पर वो पियरे के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बता देती है। वो लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की बोलती है, तो तुम चाहती हो कि वो तुम्हें माफ कर दे, है ना? नोएमी इमोशनल होकर बोलती है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता। अब काफी देर हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। वो लड़की कहती है, तुम परेशान मत हो,
तुम उस लड़की से पूछ सकती हो। वो एक दूसरी लड़की की ओर इशारा करके बताती है, ये हार्ट ब्रेकर्स की रानी है, जिसे आदमियों की अच्छी परख है। अब रात हो जाती है। थियो उनके टेंट के एंट्रेंस के पास आकर बोलता है, नोएमी, तुम्हारा बिस्तर रेडी है। यहाँ पर सारी लड़कियां थियो को ऐसे देख रही होती है जैसे शिकारी कबूतर को देखता है। वो नोएमी का चेहरा देखता है, जो कि उन लोगों की सलाह की वजह से बुरी तरह से एम्बैरस फील कर रही होती है। लड़कियां नोएमी से कहती हैं, चलो चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। देखो तो जरा, नाराज होने के बाद भी अपनी पत्नी को यहाँ पर लेने आया है। वाओ, हाउ रोमांटिक। वो लड़कियां नोएमी को गुड लक का इशारा करती हैं। वो थियो के साथ अपने टेंट की ओर जाने लगती है। नोएमी मन में कहती है, उन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी। तो उन लड़कियों ने थियो की नाराजगी को कम करने के लिए नोएमी को तरह तरह की एडवाइस दी होती है कि थियो उस पर फिदा हो जाए और अपना सारा गुस्सा भूल जाए। वो सोचती है, लेकिन मैं तो सर थियो को फेस तक नहीं कर पा रही हूँ, क्या हम साथ साथ? तभी वो बोलता है, हम पहुँच गए, आज रात यहीं पर सो जाओ। इस रंग से ये याद रखना आसान होगा कि तुम्हारा टेंट कहाँ पर है। नोएमी, क्या कोई बात है? तुम्हारा चेहरा कितना लाल है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? नोएमी बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो उसे कुछ सामान देते हुए कहता है, ठीक है, ये लो, ये आरामदायक कपड़े और कुछ दस्ताने हैं। मुझे लगा कि शायद तुम्हें रात में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें तुम्हारे लिए कुछ खाने का भी सामान है। नोएमी सोचती है, सर थियो ने मेरे लिए इतना सब किया जबकि वो मुझसे नाराज है। थियो बोलता है, तो ठीक है, गुड नाइट। तभी नोएमी बोलती है, सर थियो, आई एम सॉरी, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इसीलिए किसी दूसरे पर्सन को चूमने से पहले मुझे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहती। मैं आपसे पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए था। आई एम सॉरी। थियो कहता है, मुझे लगा कि ये पता चलने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी और पियरे के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं खुद को नाराज होने से रोक नहीं पाया। अब वो दोनों अपने अपने टेंट में लेटे होते हैं। थियो का टेंट नोएमी के टेंट के बगल में होता है। नोएमी सोचती है, सर थियो को बहुत गुस्सा आया। वो मन में कहती है, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड हो जाएगा। आखिर ये कैसी फीलिंग है? मैं हमेशा सर थियो के साथ में रहना चाहती हूँ। इधर थियो सोच रहा होता है, बेशक मैं गुस्सा होऊंगा। जब से मैं उससे मिला हूँ तब से मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं उसे मुस्कुराते हुए देखता हूँ, मेरी सारी मुश्किलातें आसान लगने लगती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ नोएमी। क्या रात हमेशा से ही इतनी लंबी होती थी? नोएमी ऊँट को चारा खिला रही होती है। वो बोलती है, ये टेस्टी है ना? वो उसे छूकर बोलती है, ये तुम्हारी पीठ है, और तुम्हारा कंधा किधर है? थियो पीछे से आकर बोलता है, यहाँ। नोएमी, क्या तुम ठीक से सो पाई? नोएमी हाँ में अपना सर हिलाती है। थियो पियरे और नोएमी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम सब इस गांव के कैंप के साथ ही राजधानी तक चलें। हम इन बिजनेसमैन के साथ में कैपिटल तक आसानी से जा सकते हैं। अगर हम अकेले चले तो हमें उन गुंडों जैसे और लोग भी मिल सकते हैं। हम यहाँ इस लैंड के लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उन लोगों के साथ में चलना चाहिए जिन्हें राजधानी के बारे में जानकारी हो। हम इन लोगों के बीच छिपकर वहां जा सकते हैं। पियरे कहता है, अरे जरा 1 मिनट रुको, क्या ये बिजनेसमैन भरोसे के लायक है? थियो बोलता है, ये देखते हुए कि तुम अब भी जिंदा हो, हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग भरोसेमंद हैं। पियरे कहता है, लेकिन फिर भी इनके साथ जाने का मुद्दा अलग है। वो बिजनेसमैन मजीद इसके लिए हमसे पैसे मांगेगा जो कि हमारे पास नहीं है। थियो बोलता है, हमें बस केवल एक इंसान को समझाने की जरूरत है, वो इंसान जो इस गाँव को लीड करता हो। वो चीफ की बेटी कापी की ओर इशारा करके कहता है, ऐसा देखकर लगता है कि यही लड़की यहाँ की लीडर है। पियरे पूछता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? थियो उसकी ओर इशारा करके बोलता है, तुम पियरे, क्या तुम्हें नहीं लगता क्योंकि तुम सिंगल हो इसीलिए तुम उस लड़की को अपने ऊपर रिझाने के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे? तुम उसके पास जाकर हमें उनके कैंप में साथ चलने की परमिशन लेकर आओ। पियरे बोलता है, मुझे सिंगल रहना पसंद नहीं। थियो कहता है, तो फिर तुम्हें किसी दूसरे पर्सन की पत्नी को चूमने के बजाय जाकर उसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए, समझे? किसे पता, हो सकता है तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक पत्नी मिल जाए। तो ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो उस लड़की कापी से बात करके वापस आता है। थियो पूछता है, तो बताओ क्या कुछ काम बना? पियरे बताता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है मैं उस लड़की के टाइप का नहीं हूँ। थियो, मेरे भाई, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। थियो कापी से बात करने के लिए उसके कैंप में जाने लगता है। पियरे नोएमी से कहता है, तुम परेशान मत हो, ये तो बस बातचीत है, थियो सब संभाल लेगा। नोएमी को चिंता हो रही होती है। कापी थियो से कहती है, तो क्या तुम हम लोगों के साथ में राजधानी तक जाना चाहते हो? वैसे तुम्हें वहां पर क्या काम है? थियो बताता है, मैं वहां पर शादी करने जा रहा हूँ। कापी आह भरकर बोलती है, तो क्या ये वही सिल्वर बालों वाली लड़की है? थियो हाँ में जवाब देता है। कापी कहती है, अच्छा लगता है तुम्हें प्रिंसेस टाइप की लड़की पसंद है। तुम तो उससे कहीं ज्यादा ट्रेडिशनल निकले जितना कि मैंने सोचा था। तो चलो हम हमारे ट्रेडिशनल टाइप की ग्रीटिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। थियो सोचता है, वैसे मुझे लगता है कि वो तुम हो जो प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रही हो।
वो कहता है क्या ग्रीटिंग? कापी बताती है हाँ, हमारे यहाँ किसी के कैंप में जाने से पहले ग्रीटिंग की जाती है। चलो बाहर आओ। थियो बाहर आकर कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? कापी बोलती है तुम मुझसे फेवर चाहते हो हाँ? तो इसके लिए पहले हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से ग्रीट करना चाहिए। तुम्हें स्लैन की ट्रेडिशनल ग्रीटिंग करना आता होगा। थियो सोचता है ये चाहती है कि हम एक दूसरे के गालों को छुएं। ये सब जबरदस्ती का काम है लेकिन मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। वो उसे ट्रेडिशनल अंदाज में ग्रीट करता है। उसे ऐसा करता हुआ देख नोएमी सरप्राइज होकर सोचती है क्या क्या ये दोनों एक दूसरे को चूम रहे हैं? ये करने के बाद थियो बोलता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गई? कापी सोचती है क्या इसका रिएक्शन कितना बोरिंग है, इसमें कोई मजा नहीं। वो नोएमी की ओर देखती है जो बहुत परेशान लग रही होती है। कापी उसे देखकर सोचती है ये तो बिल्कुल मेरे पालतू खरगोश की तरह लग रही है, लगता है मुझे इसे चिढ़ाने में मजा आएगा। वो थियो से कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों को हमारे साथ राजधानी तक चलने की परमिशन देती हूँ, लेकिन जब तक हम राजधानी तक ना पहुंच जाए तुम लोग कोई उपद्रव ना खड़ा करना। थियो बोलता है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। नोएमी थियो से बात करने चलती है तभी कापी उसे अपने पास बुला लेती है। वो थियो से तरह तरह के काम करवाने लगती है जिससे थियो उसके साथ में बिजी हो जाता है। पियरे उसे देखकर कहता है थियो को तो नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये सब इस लड़की कापी का काम है। लोग सोचेंगे कि थियो उसका कर्जदार है। वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए कितनी परेशानियां उठा रहा है, बेचारा थियो। नोएमी बोलती है पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सर पियरे, कल से मुझे सर थियो से बात करने का मौका तक नहीं मिला। क्या हमारे इन बिजनेसमैन के साथ में जाना जरूरी है? नोएमी इमोशनल होकर बताती है लगता है हम दोनों के बीच कुछ बुरा होने वाला है। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं महसूस किया। ये बहुत मुश्किल है सर पियरे। पियरे सोचता है ये तो रोने लगी। अब मुझे यहाँ इन दोनों के साथ आने का पछतावा हो रहा है, मैं बहुत लापरवाह था। हालांकि नोएमी एक होली लेडी है जिसकी हर कोई पूजा करता है, लेकिन मैंने इस पर गौर नहीं किया कि ये भी तो एक लड़की है जो हर किसी की तरह हंस और रो सकती है और जिसे जलन होना आम बात है। वो कहता है तुम जो फीलिंग महसूस कर रही हो उसे जलन कहते हैं, जिसे सारे लोग महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। आओ हम मजे करते हैं। वो दोनों वहाँ के लोगों के साथ आग पे पट्टी बांधने वाला गेम खेलने लगते हैं। तभी कबीले की चीफ की बेटी कापी उनके पास आती है। वो नोएमी की आंख पर लगी पट्टी खोलकर कहती है मेरे पास एक पालतू खरगोश है, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। नोएमी पूछती है तुम ये क्या कर रही हो? कापी कहती है मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ। नोएमी को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है तुम हमारे खेल में बाधा डाल रही हो, समझी? कापी बोलती है अच्छा ठीक है, अब तुम अपना गेम कंटिन्यू कर सकती हो, मैं दोबारा तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये कहकर कापी वहां से जाने लगती है। अब नोएमी एक बच्चे से बात कर रही होती है। थियो उसे देखकर सोचता है लगता है नोएमी यहाँ पर खुद को अच्छे से एडजस्ट कर रही है, शायद वो हमेशा से ही मेरे जैसे बिजनेसमैन की पत्नी बनने के लिए ही बनी थी। ये सोचकर वो ब्लश करने लगता है। वैसे यहाँ पर उसका घोड़ा भी उसे देखने लगता है। थियो मन में कहता है शायद हमें कहीं भाग जाना चाहिए और साथ में जिंदगी बितानी चाहिए, उस आयरन क्राउन के बारे में और नोएमी के परिवार के बारे में भूलकर आजादी से नोएमी के साथ में रहना। तभी वो कहता है नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पागल मत बनो थियो, शायद मुझे थोड़ी देर टहलकर अपना माइंड शांत कर लेना चाहिए। वो टहलते हुए अपने ग्रेट आंटी के साथ में बिताए गए पल याद करता है जब थियो छोटा था। वो अपनी ग्रेट आंटी से कहता है ये तो चांदी है, सोने का नहीं, सिर्फ एक लोहे का क्राउन है। इस लोहे के टुकड़े में भला ऐसा क्या खास है? ग्रेट आंटी बताती हैं ये एक सिंबल है जो ये दिखाता है कि दुनिया सिर्फ काले और सफेद रंग की ही नहीं है। अगर कोई चीज पवित्र नहीं तो वो गंदी है, और अगर कोई अच्छा नहीं होता तो वो बुरा ही है। आयरन क्राउन हमें ये सिखाता है कि ये बातें गलत है, हमें दुनिया को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब तक हमारे पास ये आयरन क्राउन है तब तक हमें किसी गॉड की जरूरत नहीं। प्रेजेंट टाइम में थियो सोचता है मैंने अपनी जिंदगी भर ये बातें सुनी है, इसीलिए अब मैं इसे नहीं भूल सकता। मेरी विरासत आयरन क्राउन एक जरूरी चीज है, बस यही बात मेरे लिए मायने रखती है, मुझे इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी उसके सामने एक पर्सन आता है। थियो सोचता है ये कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे तो इसके आने की आहट भी नहीं महसूस हुई। वो उस पर्सन से कहता है क्या तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए? तो ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि गॉड ओलैक होता है। ओलैक बोलता है माफ करना, पहली बार मुझे इस तरह के ऑफर के बारे में सुनकर हंसी आ रही है। मदद तो ऐसी चीज है जिसे मैं तुम्हें और दूसरे लोगों को देता हूँ। वो अपने हाथ में उसी आयरन क्राउन को लाकर बोलता है तो बताओ तुम इसी चीज की तलाश में हो है ना? थियो पूछता है तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास कैसे? ओलैक बोलता है तुम्हें समझौता करना पसंद है ना? तो चलो एक समझौता मेरे साथ भी करो, मैं तुम्हें ये आयरन क्राउन दे दूंगा जो तुम्हारे लिए बेहद कीमती है, लेकिन बदले में तुम्हें उस सिल्वर बालों वाली लड़की को मेरे हवाले करना होगा। तो बताओ मिस्टर, तुम क्या चुनना पसंद करोगे, ये बेशकीमती आयरन क्राउन या वो यूजलेस लड़की? थियो अपनी तलवार निकालकर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो,
पर मैं इस चीज की तलाश नहीं कर रहा। क्या तुम्हें किसी ने यहाँ भेजा है? वो सोचता है ये मेरी विरासत जैसा नहीं है। क्या इस पर्सन को बेलोन फैमिली ने यहाँ पर भेजा है? ओलेग बोलता है, अरे मैंने सोचा था कि तुम मेरे चारे में तुरंत ही फंस जाओगे। चलो, तुम्हें इसे ढंग से पहचानने के लिए मैं इसकी बनावट को थोड़ा बदल देता हूँ। तो बताओ, अब ये कैसा है? क्या ये वही क्राउन नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है? वैसे कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए। तुम्हारी कीमती विरासत की प्रेजेंट कंडीशन इस तरह की है। ओलेग अपनी ताकत का यूज करके थियो को टॉर्चर करने लगता है। वो बोलता है, ये लो, इसे ध्यान से देखो, तुम्हें इसके बचे हुए टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे। वो थियो को हवा में उठाकर कहता है, मेरी दरिया दिली के चलते तुम्हें इस टुकड़े का यूज करके बाकी बचे टुकड़े को खोजने का मौका मिल रहा है। मैं कितना ज्यादा दरिया दिल हूँ, है ना? वो थियो को जमीन पर पटक देता है। ओलेग उसके करीब आते हुए बताता है, तुम्हारी विरासत आयरन क्राउन काफी समय पहले 3 भागों में टूट गई थी। ये टुकड़ा उनमें से एक है। थियो सोचता है, टूट गई थी? ये किस बारे में बात कर रहा है? ओलेग बोलता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, है ना? जो कोई भी तुम्हें ये बात बता सकता था वो तो पहले ही मर चुका है। तुम्हें मेरी पत्नी के साथ में बेकार में इधर उधर घूमना बंद करके अपने आयरन क्राउन की तलाश में जाना चाहिए। थियो सोचता है, इसकी पत्नी नोएमी, 1 मिनट रुको, कहीं ये वही गॉड ओलेग तो नहीं? थियो कहता है, लगता है कि गॉड भी सर्वशक्तिमान नहीं होते। तुम बस मुझे केवल ये लोहे का टुकड़ा ऑफर कर रहे हो। लोग जिसे गॉड मानते हैं वो भी किसी लेडी का दिल नहीं जीत सकता। और अब तुम इस तरह की चालें चल के हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। नोएमी मेरी पत्नी है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि वो कोई चीज है जिसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ओलेग बोलता है, तुम्हारे जैसे नीच इंसान की इतनी हिम्मत? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जल्दी तुम इस आयरन क्राउन की चाह में अंधे हो जाओगे और मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाएगी। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थियो कहता है, क्या बकवास है। ओलेग उस आयरन क्राउन के टुकड़े को वहीं पर गिराकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम अपनी इच्छा को फॉलो करना। अंत में तुम पक्का अपने आयरन क्राउन को ही चुनोगे। एक बार जब तुम इस क्राउन के टुकड़े ढूंढ लोगे तो मैं आकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। ओलेग अपने आप से बोलता है, मैं अब तक ये सब सिर्फ इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि तुम हो मेरी प्यारी वाइफ और तुम इसके लायक हो। इस तरह ओलेग उस आयरन क्राउन के टुकड़े को थियो के पास छोड़कर चला जाता है। इधर रात के समय ओलेग एंजो के सामने प्रकट होता है। वो बोलता है, वो नीच बिजनेसमैन, उस नीच इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की। अगर उसने नोएमी को गांव में नहीं बचाया होता तो वो दोनों इस तरह से नहीं जुड़ पाते। लेकिन अब जब उसके पास आयरन क्राउन का एक टुकड़ा है तो उन दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि इंसान के लालच ने हमेशा आने वाले कल को बर्बाद किया है। वो टुकड़े जिन्हें हमें एक साथ नहीं लाना चाहिए, जब वो साथ में आएंगे तो मेरी पत्नी का देखा हुआ भविष्य गलत हो जाएगा। वो एंजो की ओर इशारा करके बोलता है, मुझे लगता है तभी तुम्हारी बहन को होश आएगा और वो मेरे पास वापस आ जाएगी। इस तरह उसकी पावर्स भी मेरी हो जाएंगी। तब तक तुम आलसी मत बनो और मेरे लिए अंधेरा का फूल लाते रहो, समझे? एंजो बोलता है, जैसा आप कहें। थियो उस आयरन क्राउन के टुकड़े को लेकर गांव की ओर वापस आता है। वो ओलेग की कई बातें याद करके सोचता है ये सब बकवास है। नोएमी उसके पास आती है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछती है, सर थियो, क्या हुआ? आपको ये चोटें कैसे लगी? और इनसे तो खून भी आ रहा है। चलिए, आपको दवाई की जरूरत है। थियो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कापी के पास जाना होगा। उसने मुझे कुछ काम करने को बोला था पर मैंने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वहीं पर दवाई ले लूंगा। नोएमी सोचती है, ये कापी के पास जा रहे हैं और ये उससे दवाई लेंगे। मैं ये नहीं चाहती। वो थियो का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप रुकिए। तभी वो क्राउन का टुकड़ा जो थियो ने अपने शर्ट में रखा होता है वो नोएमी की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे थियो नोएमी के करीब जाने लगता है। नोएमी को थियो की दिल की धड़कन महसूस होती है। वो सोचती है, सर थियो का दिल भी मेरी तरह जोरों से धड़क रहा है। वो उससे दूर हटकर बोलती है, माफ कीजिएगा, मैंने सोचा कि आपको पहले दवा की जरूरत है। आप दिन भर बिजी थे, मैंने आज दिन भर से आपको नहीं देखा था। थियो सोचता है, ये क्या था? ये टुकड़ा तो अपने आप ही हिल रहा था। ये दोबारा भी हो सकता है। और ऐसा ही होता है। वो टुकड़ा दोबारा से नोएमी की ओर जाने लगता है। थियो कहता है, यहाँ से जाओ नोएमी। वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? थियो कहता है, नोएमी, तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। नोएमी बोलती है, पर मैं कहाँ जाऊँ? वो दोनों एक दीवार के सहारे एक दूसरे के करीब होते हैं। पियरे उन्हें देख रहा होता है। वो अजीब सा रिएक्शन देकर सोचता है, मुझे लगता है शायद ये बात सच है। शादीशुदा कपल एक दूसरे को आसानी से माफ कर देते हैं और अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं। क्या मैं इन दोनों की यही हरकत देखने के लिए इनके साथ यहाँ पर आया हूँ? मैं तो उन्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन सिचुएशन देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कुछ दिन भूखे ही रहे। ये शादीशुदा कपल भी ना, इनको देखकर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। थियो पीछे से पियरे का मुंह दबाकर बोलता है, नोएमी अपने टेंट में है और यहाँ पर कोई नहीं। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ में आओ। थियो उसे अपने आयरन क्राउन का टुकड़ा दिखाता है। पियरे कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि किसी बेवकूफ ने तुमसे कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी विरासत के बीच किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, और तुम्हें लगता है कि वो कमीना एक गॉड था, हाँ? थियो बोलता है, हाँ, यही बात है। पियरे हंसते हुए कहता है, गॉड? तुम कह रहे हो कि तुम गॉड पर यकीन करते हो?
मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई शादी के बाद इतना कैसे बदल सकता है। चलो हम मान लेते हैं कि तुम सच में गॉड से मिले, लेकिन अगर ये सच है तो फिर तुम इस टुकड़े को अपने साथ लेकर क्यों आ गए? क्या तुमने अपनी पत्नी को छोड़कर इस विरासत को चुन लिया? क्यों कहता है, सच कहूँ तो मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं नोएमी के साथ रहना चाहता हूँ या फिर मुझे अपनी विरासत पानी है? पर एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैं किसी की रक्षा करना चाहता हूँ। इसके बावजूद आयरन क्राउन भी मेरे लिए कीमती है, जिसे मेरे किसी खास ने मेरे लिए छोड़ रखा था। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि मेरी ग्रेट आंटी इसका क्या करने का प्लान कर रही थी। अगर मैं इसकी खोज ना करूं और हार मान लूं सिर्फ इसीलिए कि मैं नोएमी की रक्षा करना चाहता हूं, तो मुझे पता है मुझे इसका पछतावा होगा। मैं चाहे जो चुनूं, पर मैं किसी तरह के पछतावे में नहीं जीना चाहता, और ये चुनाव मैं अकेले भी नहीं कर सकता। अगर हम दोनों एक दूसरे को चुनते हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि हम ये दबाव में आकर करें। हम एक दूसरे को दिल से चुनना चाहते हैं। पियरे पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर पाऊं। थ्यो कहता है, तुम मुझे इस क्राउन के खोए हुए टुकड़ों को पाने में मेरी मदद करो ताकि मुझे आगे के पछतावे में ना जीना पड़े। इस तरह तुम मेरा एहसान भी चुका सकते हो और मैं इस मदद के लिए हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। पियरे कहता है, तो आखिरकार वो समय आ ही गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा थ्यो। पियरे उस आयरन क्राउन की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, ये तो हिल रहा है जैसे ये कहीं जाना चाहता हो। तभी थ्यो बोलता है, इसे छूना मत, तुम कभी भी इसे नंगे हाथों से मत छूना। बचपन में थ्यो की ग्रेट आंटी उसे कहती हैं, तुम कभी भी उस क्राउन को नंगे हाथों मत छूना। थ्यो पूछता है, पर क्यों? आंटी बोलती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें इसके बारे में सब बता दूंगी। एक बार एक सांप और नेवले की लड़ाई हुई। सांप ने नेवले को मार डाला। नेवले का जहरीला दांत सांप की गर्दन के पीछे गड़ा हुआ था। आखिर में सांप ने उसे निगल लिया और नेवले का दांत उसके पेट में गड़ने लगा। तभी पियरे बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा थ्यो? थ्यो बोलता है, नहीं कुछ नहीं, तुम बस कभी भी इसे अपने नंगे हाथों से मत छूना, समझे? पियरे बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। थ्यो बोलता है, हमें ये सोचना शुरू करना होगा कि हम इसके बचे हुए टुकड़े को कैसे ढूंढें। चलो चलते हैं, नोएमी हमारा इंतजार कर रही होगी। इधर थ्यो के घर में कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। अब हम क्या करें? गॉड ओलैक के भक्तों में हलचल शुरू हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि जिस आदमी ने उनके धर्म को धोखा दिया है और उनकी होली लेडी के साथ भाग गया है वो हमारे परिवार से है। फ्रेडरियाड नाम खतरे में लग रहा है। तो यहाँ ये सब थ्यो को लेकर बहस कर रहे होते हैं। थ्यो का भाई बोलता है, मंदिर के पास हमें निकाल देना ही उनका आखिरी ऑप्शन है। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अब वो अपने स्टडी रूम में कुछ पेपर के साथ बैठा सोच रहा होता है, नहीं बेटल फैमिली भी नहीं, ना ही डबस्ट फैमिली, ये सब हमारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कंपटीटर्स हैं। उसे अपने डेस्क के नीचे लगा एक लिफाफा मिलता है। ये थ्यो का लिखा एक लेटर होता है। उसका भाई बोलता है, ये तो थ्यो की हैंडराइटिंग है। उस लेटर में लिखा होता है, डैड, शायद जब तक ये लेटर आप पढ़ेंगे तब तक हमारा परिवार मुश्किलातों से घिरा हो सकता है। हालांकि आपको तो ये पता ही है, हमारा परिवार शुरू से ही बर्फ की पतली सतह पर रहा है। आखिरकार हमारी रगों में बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। हमें अभी जल्द ही मिली नोबिलिटी की पोजीशन के बावजूद हम अब भी बाकियों की नजर में गिरे हुए बिजनेसमैन हैं। मेरा मानना है कि मैंने जो रास्ता चुना है उससे हमारे परिवार में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये उस पर्सन के लिए है जिसने हमारे फ्रीग्रेट परिवार को सबसे ऊपर रखा, और क्योंकि हम उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि हमारी विरासत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें दूसरे लोगों से छिपाना पड़े। ये तो ऐसी चीज है जिस पर हमें फक्र महसूस हो। मैं ये ध्यान रखूंगा कि एक दुखी लेडी को बचाने के लिए हमें तारीफ मिले, नफरत नहीं। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैनमन फैमिली के पास जाएं और सुरक्षित रहें। उसका भाई सोचता है, मैनमन फैमिली, ये तो वही शाही परिवार है जो बलून फैमिली पर कंट्रोल रखता है। मैंने उनसे मदद मांगने के बारे में अभी तक नहीं सोचा था। उसका भाई मुस्कुराकर बोलता है, थ्यो वही करता है जो वो चाहता है। फिर भी वो पूरे समय सिर्फ हमारे बारे में ही सोचता रहा। रात में एंजो उस आयरन क्राउन के आधे हिस्से को वहीं वापस रखने जा रहा होता है जहाँ से उसने उसे उठाया होता है। तभी वो देखता है कि वो टुकड़ा हिल रहा होता है। एंजो सोचता है, तो आखिरकार लगता है सिनर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वैसे जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है, सिनर्स वो लोग हैं जो डेविल को मानते हैं। थ्यो मजीद के साथ में बाजार में होता है। मजीद कहता है, हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं, हम कल तक राजधानी पहुंच जाएंगे। नोएमी पियरे के साथ दुकान में स्नैक्स खाने लगती है। थ्यो उन्हें देखकर बोलता है, इस तरह तो ये दोनों खो जाएंगे। एक आदमी नोएमी पर नजर रखे होता है। थ्यो और नोएमी साथ में होते हैं। नोएमी वहां पर लोगों को अपने चाहने वालों के साथ में देखकर सोचती है, क्या प्यार ऐसा ही होता है? ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो दो लवर्स को एक साथ में देखती है। ये देखकर उसे अपने और थ्यो के साथ में बिताया गया पल याद आता है। कापी उसके पास आकर कहती है, वैसे तुम और थ्यो ऐसा कुछ क्यों नहीं करते?
तुम्हें एक दूसरे की ओर अपना प्यार दिखाना चाहिए। गांव की लड़कियां थियो पर फिदा हो जाती हैं और तो और वो उसे सिंगल समझ रही थी। नोएमी बोलती है तुम रूड बिहेव कर रही हो। काप्पी कहती है वाकई मुझे लगा कि तुम दोनों सिर्फ शादीशुदा होने का नाटक कर रहे हो। नोएमी बोलती है तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? हाँ, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती या फिर तुम्हारे मन में थियो को लेकर फीलिंग्स है? मुझे बताओ। थियो मेरे हस्बैंड है। हमने ये वादा किया है कि हम दोनों साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे, समझी? काप्पी उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। नोएमी उसके पास जाकर बोलती है एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तभी उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है। तभी काप्पी उसे पकड़ लेती है। उसके छूने पर नोएमी को उसका फ्यूचर विजन दिखता है जहाँ वो किसी पर हमला कर रही होती है। काप्पी बोलती है क्या हुआ? वो धीरे से पूछती है तुमने भी उस आदमी को देख लिया है ना? वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है। अब नोएमी का ध्यान भी उस आदमी की ओर जाता है। वो उसके कोट में लगी बटन की ओर देखकर सोचती है ये तो गॉड ओलैक की निशानी है। क्या ये आदमी गॉड ओलैक के बिलीवर्स में से एक है? क्या इसने मुझे पहचान लिया? काप्पी कहती है तुम जल्दी जाकर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ। लगता है इस आदमी का टारगेट तुम हो। वो थियो की ओर देखती है। उसके पीछे भी एक आदमी हमला करने को तैयार होता है। वो उसके पास जाने लगती है। तभी वो आदमी उसके गले पर चाकू रखकर कहता है आपसे यहाँ मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है योर होलीनेस। जब से मैं एक छोटा बच्चा था मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं आपकी ब्लेसिंग पा सकूं। लेकिन मैंने एक दिन ये खबर सुनी कि आप किसी नीच चूहे के साथ में भाग गई हैं। पहले तो मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ, पर अब आप मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, साथ ही साथ में दुखी भी हूँ। क्या आप समझ सकती है मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ? ये पूरी दुनिया औलाद के भक्तों से भरी हुई है। आपको ये कैसे लगा कि आप बच निकलेंगी? आप वापस से औलाद की शरण में आ जाइए और उन भक्तों के पास चलिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी काप्पी उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। वो कहती है वैसे मुझे ये पहले ही पता चल गया था कि ये फॉरबिडन मैरिज है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे देश में जाकर शादी कर रहे थे। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम होली लेडी हो और सबसे बड़ी बात तुम ओलैक के धर्म से हो। वैसे हम ये सब बातें बाद में करेंगे, तुम जल्दी से अपने पति के पास जाओ। थियो पर एक बिलीवर हमला करता है पर तभी पियरे उसे मारकर गिरा देता है। थियो उस आदमी को देखकर सोचता है क्या बेलोन फैमिली ने इस देश में रहने वाले ओलैक के भक्तों को हमारा पीछा करने के लिए यहाँ तक भेज दिया? नोएमी थियो के पास आकर बोलती है थियो ये लोग ओलैक के भक्त हैं, शायद पुजारी ने इन्हें हमारे पीछे भेजा होगा। वो लोग चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। थियो नोएमी को अपने पीछे करके बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना। उनमें से एक बिलीवर उन सभी को ऑर्डर देता है होली लेडी को छोड़कर यहाँ सारे लोगों को मार डालो। तभी उसे आता हुआ एक तीर लगता है। कई सारे लोग घोड़े पर सवार होकर वहाँ आते हैं और उन भक्तों को बंदी बना लेते हैं। घोड़े पर सवार एक लड़की बोलती है अगर हम थोड़ा भी लेट हो जाते तो हमसे हमारा इनाम छिन जाता। अपने कंधों पर टैटू बनवाए एक आदमी आगे आता है। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ये लोग सिनर्स हैं जिनके बारे में एंजो ने बताया था। नोएमी के परिवार ने इन्हें लालच दिया होगा कि अगर ये लोग नोएमी को सही सलामत वापस ले आते हैं तो वो इन्हें आयरन क्राउन का टुकड़ा इनाम के तौर पर दे देंगे। इन सिनर्स के लिए भी आयरन क्राउन बहुत कीमती है। स्लान के लोग चिल्लाते हैं ये तो सिनर्स हैं, यहाँ से भागो। उन सिनर्स में से एक लड़की नोएमी को उठा लेती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। नोएमी चिल्लाती है सर थियो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक पर्सन उसे भी रस्सी में जकड़ लेता है। थियो चिल्लाता है पियरे तुम नोएमी के पीछे जाओ। पियरे उस लड़की से लड़ने जाता है। वो उससे मुकाबला कर रहा होता है। तभी पियरे को उस लड़की के हाथ में एक निशान दिखता है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो लड़की उसके घोड़े को लात मारती है जिससे पियरे वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर थियो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। उसी वक्त उन सिनर्स का बॉस थियो पर हमला कर देता है। वो थियो की ओर आगे बढ़ता है। थियो सोचता है ये लोग नोएमी के साथ साथ इस क्राउन के भी पीछे पड़े हैं। दूसरा आदमी आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। थियो सोचता है नहीं, अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो ये इस क्राउन को भी चुरा लेंगे। वो उस आयरन क्राउन के टुकड़े को जो कि ओलैक ने उसे दिया था वो उसे धीरे से वहीं पर फेंक देता है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहाँ पर एंड हो जाता है।